तो दोस्तों, नया चैप्टर शुरू हो चुका है। पिन किए गए कमेंट में नए चैप्टर का टाइम स्टैम्प है, आप क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सुहाने दिन से। दिखाया जाता है एक बहुत ही सुंदर शहर को जो समंदर के पास ही था। उसी के पास एक फ्लैट में एक नीले बालों वाली औरत अपने छोटे बच्चे को खाना खिला रही थी और वो कहती है, तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, बस खाओ और पेट भर गया तो सो जाओ। मैंने कुछ दिनों तक तुम्हारे लिए अच्छे से सोया तक नहीं, लेकिन इससे मुझे मजा आता है। बस अगर तुम अच्छे से स्वस्थ होकर बड़े होते हो तो मेरी सारी मेहनत, रात जागना, सब कुछ रंग लाएगा। लेकिन हमारा नायक वास्तव में इस बच्चे के रूप में पुनर्जनन हुआ है। दोस्तों, हमारे हीरो का नाम है लिन जिनचेन। मैं इसे जिन कहूंगा ताकि कंफ्यूज न हो। माँ को नहीं पता कि ये बच्चा साधारण नहीं है। वो अपने पिछले जन्म की चेतना के साथ पुनर्जन्मा है। दूध पीते समय वो सोचता है कि उसका दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, फिर भी वो जागरूक है। एक नीली गेम जैसी स्टेटस स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें उसका नाम लिनजिचिन, उम्र 33 दिन और जैविक स्तर साधारण टियर 1 लिखा है। उसे पता चलता है कि उसके पास एक खास चीट सिस्टम है। 3 महीने की उम्र में लिनजिचिन अपने पालने में है और उसके माता पिता जांग वानिन और लिन यान उसे देख रहे हैं। उसके पिता कहते हैं कि बच्चा शारीरिक रूप से बहुत प्रतिभाशाली लगता है और भविष्यवाणी करते हैं कि वो एक शक्तिशाली जीन फ्यूजर या कम से कम एक साइबॉर्ग बनेगा। जब वे बात कर रहे होते हैं, लिन जिचिन लात मार रहा होता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि उसने 10,000 बार लात मारी, जिससे उसे जैविक गुण उपयोग और उन्नति की क्षमता मिलती है। ये कौशल उसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से को प्रशिक्षित करने पर असीमित रूप से मजबूत बनाने की अनुमति देता है। उसे अपनी ताकत बढ़ती महसूस होती है और वो सोचता है कि उसके पिता का जीन फ्यूजर और साइबॉर्ग से क्या मतलब था। वो सुपर हीरो की कल्पना करता है। 4 महीने की उम्र तक लिन जिकिन ने बैठना और रेंगना सीख लिया है। अपने माता पिता को अपनी असामान्य तेज प्रकृति से डराने से बचने के लिए वो केवल रात में प्रशिक्षण करता है। हर बार रेंगने पर उसका सिस्टम उसे पॉइंट्स देता है। 5 महीने की उम्र में उसने चलना सीख लिया है। 6 महीने की उम्र में वो आखिरकार अपने माता पिता के सामने बैठने और रेंगने में सक्षम होता है, बिना ये अजीब लगे। टीवी देखते समय एक न्यूज रिपोर्ट में विचित्र जानवरों के बारे में बताया जाता है, जिसमें जीन फ्यूजर और साइबॉर्ग मिलकर उनसे लड़ रहे हैं। पहली बार लिन जिचिन को समझ आता है कि ये दुनिया उसके पुराने संसार से बहुत अलग है। उसे पता चलता है कि इस पृथ्वी में उत्परिवर्तन हुआ है, जिससे विचित्र जानवर, भयानक प्राणी पैदा हुए हैं। इनसे लड़ने के लिए मानवता ने 2 रास्ते विकसित किए हैं। पहला है यांत्रिक उन्नति, जिसमें लोग अपने शरीर को तकनीक से संशोधित कर शक्तिशाली साइबॉर्ग बनते हैं। दूसरा है जीन संशोधन, जिसमें लोग अपने जीन को विचित्र जानवरों के साथ मिलाकर जीन फ्यूजर बनते हैं ताकि उनकी शक्ति से राक्षसों से लड़ सकें। खतरों को समझते हुए पुनर्जनन लिन जिचिन अपने सिस्टम का उपयोग कर सुरक्षित रूप से बड़ा होने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और इस खतरनाक दुनिया में चुपके से जीवित रहने का संकल्प लेता है। एक दरवाजे की घंटी बजती है। जांग वोंगशिन दरवाजा खोलते हैं। सामने नीली पोशाक में एक महिला शू मिंग, जो उनकी नई पड़ोसन है, खड़ी होती है। शू मिंग अपने परिवार, अपने पति शेनजानी और उनकी छोटी बेटी शेनकिंग हान, जो एक गुड़िया पकड़े हुए है, का परिचय देती है। लिन जिन बैंगनी बालों वाली छोटी लड़की को देखता है। वो शेनकिंग हान को इस नए संसार में अपनी पहली दोस्त के रूप में स्वीकार करता है। समय बीतता है और लिन जिचिन खुद को प्रशिक्षण के लिए समर्पित करता है। 7 महीने की उम्र में अपनी उपयोग और उन्नति की क्षमता के कारण उसने दौड़ना, कूदना और खुद से बात करके बुनियादी भाषा सीख ली है और सिस्टम उसे लगातार पॉइंट्स देता रहता है। 8 महीने की उम्र में हमारा नायक अपने पालने में सिटअप और पुशअप कर सकता है। वो केवल गुप्त रूप से प्रशिक्षण करता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे ऐसा करते पकड़ लेती है। वो हैरान हो जाती है और विश्वास नहीं कर पाती कि उसका बेटा सिटअप क्यों कर रहा है। हालांकि हमारा नायक जल्दी से इसे नजरअंदाज कर देता है, जिससे उसकी माँ को लगता है कि ये सिर्फ अधिक काम के कारण भ्रम है। कुछ दिन बाद उसकी माँ घबराहट में अपने पति को बुलाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उनके 8 महीने के बेटे के पास पहले से ही 6 पैक है। नायक के पिता सोचने लगते हैं और याद करते हैं कि 6 पैक के अलावा वो बहुत खाता भी है। इसके साथ उनके पिता को एक शानदार विचार आता है और वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि क्या उनका बेटा एक दुर्लभ प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है। नायक का पिता कहता है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा और हमारा नायक राहत महसूस करता है कि उसका रहस्य उजागर नहीं हुआ। टीवी देखते समय वे एक न्यूज देखते हैं जिसमें एक युवा प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में बताया जाता है, जो सिर्फ 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा सकता है। ये सुनकर उसकी माँ गर्व से कहती है कि उसका बेटा भविष्य में कुलीन परिवारों के उन प्रतिभाशाली बच्चों से नहीं हारेगा।
हमारा नायक सोचता है कि उसकी माँ उसे अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो वाकई 2 साल की उम्र में 20 किलो उठा पाएगा। 2 साल की उम्र तक हमारा नायक एक हाथ से 20 किलो का डिब्बा उठा सकता है। अचानक उसकी माँ उसे अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बुलाती है और वो डिब्बा लगभग अपने सिर पर गिरा देता है। वो अपने प्रशिक्षण सत्र को छोड़कर थका हुआ स्टोरेज रूम से बाहर निकलता है। दरवाजा खोलते ही हमारा छोटा नायक जो देखता है उससे थोड़ा हैरान होता है। वहाँ शेन किंग खड़ी थी, उसके हाथों में एक पाई थी। हालांकि वो उसकी ही उम्र की है, वो अभी भी बच्चे की तरह बोलती है। उनकी मानसिक उम्र के अंतर के कारण वे ज्यादा नहीं खेलते, इसलिए वो ज्यादातर उसके प्रशिक्षण के लिए एक मानव वजन बनियान की तरह काम करती है। हालांकि छोटे नायक को पता चलता है कि अपनी दोस्त को प्रशिक्षण के लिए वजन के रूप में इस्तेमाल करने में एक छोटी सी समस्या है, और वो समस्या ये है कि कभी कभी वो उसके पीठ पर पेशाब कर देती है। 3 साल की उम्र में हमारा नायक बहुत मजबूत हो गया है और एक हाथ से 40 किलो उठा सकता है। अब 4 साल की उम्र में वो टीवी पर एक प्रतिभाशाली बच्चे को 30 किलो उठाते देखता है और सोचता है कि वो उससे पहले ही मजबूत है। इतना मजबूत होने के बावजूद उसका जैविक स्तर अभी भी रैंक 1 पर है और वह सोचता है कि अगला स्तर क्या हो सकता है। इसी के साथ हमारा युवा नायक पहली बार घर से बाहर निकलता है और दुनिया को देखता है। वो सबसे पहले लाइब्रेरी जाने का फैसला करता है क्योंकि उसके माता पिता उसे इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग नहीं करने देते। वहाँ पहुंचकर वो सबसे आगे दौड़ता है। उसकी माँ पूछती है कि उसे इतनी मुश्किल किताबें क्यों पसंद है, लेकिन हमारा युवा नायक पढ़ता रहता है। किताबें पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि दुनिया 6 जैविक स्तरों में बंटी है, सामान्य से लेकर मिथकीय तक। उसे ये भी पता चलता है कि प्रत्येक स्तर में 9 रैंक है और वो इस खतरनाक दुनिया में खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। पढ़ते समय सिस्टम उसे 100 मिलियन अक्षर पढ़ने के लिए एक नई मिशन पुरस्कृत करता है। सिस्टम से मिले नए मिशन के साथ हमारा नायक अगले कुछ दिनों तक लगातार प्रशिक्षण और पढ़ाई करता रहता है। 4 साल की उम्र में वो आखिरकार अपनी दोस्त के साथ किंडरगार्टन शुरू करता है। जल्द ही लिन जिचिन साधारण टियर 2 तक पहुंच जाता है। उसकी शारीरिक ताकत जबरदस्त है। वो एक हाथ से 80 किलो वजन उठा सकता है, 1.2 मीटर ऊंची छलांग लगा सकता है और 100 मीटर की दौड़ 11 सेकंड से कम में पूरी कर सकता है। एक दिन वो देखता है कि कुछ बच्चे शेन शिंग हान को घेरकर रोते हुए उसे बेडवेटर कहकर चिढ़ा रहे हैं। अपनी दोस्त को तंग होते देख उसे पता है कि उसे कुछ करना होगा। वो नाटकीय ढंग से छलांग लगाकर और एक डरावना धमकी देता है, अगर किसी ने हान को फिर से तंग किया तो वो हर दिन उनके बिस्तर पर पेशाब कर देगा। ये बचकाना लेकिन डरावनी धमकी काम कर जाती है। बुलीज रोते हुए शेन शिंग हान अपने रक्षक को प्रशंसा भरी नजरों से देखती है। इस हरकत से एक नया अचीवमेंट अनलॉक होता है, किंडरगार्टन किड किंग का खिताब और नई क्वेस्ट की सीरीज। लिन जिचिन खुश है कि वो कई क्वेस्ट पर एक साथ काम कर सकता है। आधे साल बाद उसने अपनी रीडिंग क्वेस्ट पूरी कर ली। 10 करोड़ अक्षर पढ़ने के बाद उसे सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम मिलता है, जो उसे परफेक्ट आइडेटिक मेमोरी की क्षमता देता है। समय तेजी से बीतता है और जल्द ही वो और शेन शिंग हान 7 साल के होने वाले हैं। किंडरगार्टन ग्रेजुएशन फोटो के लिए पोज देते हुए छुट्टियों में भी लिन जिचिन आराम नहीं करता। अब वो इतना ताकतवर है कि 200 किलो के भारी बारबेल से ट्रेनिंग करता है। छुट्टियों के दौरान उसकी क्षमताएं नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। वो 2 मीटर से ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है और 100 मीटर दौड़ में 7.98 सेकंड के साथ 8 सेकंड का बैरियर तोड़ देता है। उसका दिमाग भी उतना ही तेज है। नए गुण की वजह से उसने प्राइमरी स्कूल का ज्यादातर पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया है। उसकी नई जिंदगी सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल में शुरू होती है। चूंकि वो पहले से ही एडवांस सब्जेक्ट्स की सेल्फ स्टडी कर रहा था, अकादमिक प्रतियोगिताएं उसके लिए आसान थी। उसने नेशनल एलिमेंट्री स्कूल अकादमिक प्रतियोगिता में आसानी से पहला स्थान हासिल किया ताकि जल्दी से अपना खिताब अनलॉक कर सके। जब भी उसे फुर्सत मिलती वो शेन शिंग हान को प्राइवेट ट्यूशन देता। हालांकि वो कोई असाधारण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन मेहनती थी। उसकी मदद से हान के ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार हुआ। एक सेमेस्टर के बाद वो क्लास में दूसरे स्थान पर थी, जबकि लिन जिचिन पहले स्थान पर। अपनी क्वेस्ट को तेज करने के लिए उसने स्कूल स्पोर्ट्स मीट में भी हिस्सा लिया, हर रिकॉर्ड तोड़ते हुए। जब उसे लगता था कि उसकी स्कूल लाइफ इसी तरह की प्रेडिक्टेबल रूटीन में चलेगी, तभी एक खास ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। टीचर नई लड़की का परिचय करवाते हैं, जिसके लंबे चांदी नीले बाल है। उसका नाम है बाई।
लिन जिचिन को तुरंत पता चलता है कि वो अलग है। जैसे ही वो दरवाजे पर खड़ी होती है, उसे एक हल्की असामान्य आभा महसूस होती है जो किसी सामान्य इंसान की नहीं थी। जब नई ट्रांसफर स्टूडेंट बाशुएर अपनी सीट ढूंढने के लिए चलती है, बाकी स्टूडेंट्स उसे उत्सुकता से देखते हैं। शेन शिंगहान, जो लिन जिचिन को शियाओ चेन कहती है, उसके पास झुककर फुसफुसाती है कि बाई के बाल कितने सुंदर हैं, जैसे सर्दी की बर्फ के टुकड़े। लेकिन लिन जिचिन सौंदर्य की बात करने के मूड में नहीं है। जब बाई उसके पास बैठती है, उसका दिमाग उस अजीब गैर मानवीय आभा पर है जो उसे बाई से महसूस हो रही है। वो सोचता है कि क्या वो जीन फ्यूजर हो सकती है या किसी जीन फ्यूजर की वंशज। आने वाले दिनों में बाई एक रहस्य बनी रहती है। वो किसी से बात नहीं करती और क्लास खत्म होते ही अपनी डेस्क पर सिर रखकर स्थिर हो जाती है। बाई शुएर शायद ही बाथरूम के लिए उठती हो। शुरू में स्टूडेंट्स उसमें उत्सुकता दिखाते हैं, यहाँ तक कि उसके सोते वक्त तस्वीरें लेते हैं। लेकिन जब उसका व्यवहार नहीं बदलता तो उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और क्लासरूम अपने रूटीन में लौट आता है। एक महीने बाद ये शांति टूट जाती है। एक अजीब घटना शुरू होती है। बाई शुएर से एक चिपचिपा सफेद तरल निकलने लगता है। इस पदार्थ से बदबू आती है और ये उसके कपड़ों और पैरों पर टपकता है। बाकी स्टूडेंट्स घृणा से प्रतिक्रिया देते हैं, बदबू की शिकायत करते हैं। एक बदमिजाज लड़का गुआन चुन उस तरल पर भद्दा कमेंट करता है और फिर अपनी पानी की बोतल उसके सिर पर उड़ेल देता है। कहता है कि वो उसे धो रहा है। अपमानित और भीगी हुई बाई शुएर अपनी मुट्ठी डेस्क पर कस लेती है। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं और वो चुपके से कांपते कंधों के साथ रोने लगती है। बुलीज उसकी तकलीफ पर क्रूरता से हंसते हैं। अपनी डेस्क से ये सब देख रही शेन शिंगहान चिंतित चेहरा लिए लिन जिचिन की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वो बेचारी बाई शुएर की मदद कर सकते हैं। लिन जिचिन कंफ्यूज है। उसे लगता था कि बाई खतरनाक है, तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्यों रो रही है। फिर भी बुलीज की ओर बढ़ते हुए वो अपनी धारणा पर फिर से विचार करता है। हालांकि वो अभी भी उसे समझ नहीं पाया। उसे एहसास होता है कि अभी के लिए वो कोई खतरा नहीं, बस एक कमजोर लड़की है जिसे तंग किया जा रहा है। उसे हस्तक्षेप करना होगा। लिन जिचिन मुख्य बुली गुआन चुन के पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और उसका नाम पुकारता है। डरावनी मुस्कान के साथ वो लड़के को बाई शुएर की डेस्क से पानी साफ करने का आदेश देता है। गुआन चुन डर जाता है और हकलाते हुए कहता है कि वो तुरंत साफ कर देगा। बाकी बुलीज समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है। लिन जिचिन स्कूल में अपनी पढ़ाई और लड़ाई दोनों में मशहूर है। छठी क्लास के बच्चे भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करते, जानते हुए कि पालन करना ही बेहतर है। वो जल्दी से टिश्यू लेते हैं और गंदगी साफ करते हैं। डेस्क साफ होने के बाद लिन जिचिन की नजर पूरे ग्रुप पर पड़ती है। वो सभी को तुरंत बाई शुएर से माफी मांगने का आदेश देता है। डर से पसीना पसीना बुलीज तुरंत मान जाते हैं। वो उसकी डेस्क के सामने लाइन में खड़े होकर सिर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं और फिर कभी उसे तंग न करने का वादा करते हैं। बुलीज के जाने के बाद बाई शुएर आंसुओं भरी आंखों से ऊपर देखती है। वो लिन जिचिन और शेन शिंगहान दोनों का आभार व्यक्त करती है। शेन शिंगहान उसके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखती है और कहती है कि सहपाठियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन से शेन शिंगहान उस शांत सफेद बालों वाली लड़की से दोस्ती करने का मिशन शुरू करती है। हमेशा लिन जिचिन को साथ खींचती है। तीनों अपना खाली वक्त साथ बिताने लगते हैं। शेन शिंगहान खास तौर पर दयालु है, हमेशा अपने सबसे स्वादिष्ट स्नैक्स पहले बाई शुएर को देती है। ऐसे ही एक पल में जब शेन शिंगहान उसे कुछ खाने को देती है, बाई शुएर झिझकती है। वो उनसे पूछती है कि क्या उन्हें उससे घृणा नहीं होती, क्योंकि उससे बहुत बदबू आती है। वो माफी मांगते हुए बताती है कि उसे उन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बचपन से ही सबने उसे अलग थलग किया है। कोई उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, ये उसे इतना अवास्तविक लगता है कि उसे लगता है वो सपना देख रही है। बाई शुएर हैरानी से देखती है जब शेन शिंगहान दृढ़ता से कहती है कि ये कोई सपना नहीं। शेन शिंगहान हल्के से मुस्कुराती है और कहती है कि वो जानती है कि ये कैसा होता है, इसलिए वो कभी उससे घृणा नहीं करेगी। वो ऐलान करती है कि जब तक बाई शुएर चाहे वो हमेशा दोस्त रहेंगे। वो थोड़े झुठलाए लिन जिचिन को भी इस वादे में शामिल कर लेती है। भावुक होकर बाई शुएर शेन शिंगहान को कसकर गले लगाती है। आभार के आंसू उसके चेहरे पर बहते हैं। वो उनकी दयालुता के लिए शुक्रिया अदा करती है। खुद को संभालने के बाद वो कहती है कि वो उन्हें बदले में एक तोहफा देना चाहती है। वो एक हार निकालती है जिसमें जानवरों के 2 दांत है और बताती है कि ये उसकी माँ का जन्मदिन का तोहफा था। वो इसे उन्हें देती है, उम्मीद करती है कि ये उनकी दोस्ती का प्रतीक बने। शेन शिंगहान उत्साह से सहमत होती है और तीनों बच्चे स्कूल के मैदान में सूरज ढलते वक्त साथ खड़े होकर खुशी खुशी ऐलान करते हैं
कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी नई दोस्ती पक्की हुई, कुछ अनपेक्षित होता है। एक दिन शेन शिंग हान हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि बाई शुएर ने स्कूल छोड़ दिया। लिन जिचिन इसकी पुष्टि करता है, बताता है कि उसने बाई को विड्रॉल पेपर्स भरते देखा। वो प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे से देखे गए पल को याद करता है। उसने बाई को प्रिंसिपल और एक बड़े डरावने आदमी के साथ देखा जिसके साइबरनेटिक हाथ थे। प्रिंसिपल ने उस आदमी को भरोसा दिलाया कि बाई शुएर के कागजात पूरे हो गए हैं और उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। ये मुलाकात लिन जिचिन के शक को पक्का करती है कि बाई शुएर की पहचान सामान्य नहीं थी। उस दिन के बाद लिन जिचिन ने बाई शुएर को फिर कभी नहीं देखा और उसके बारे में सोचता रहा। कुछ समय बाद लिन जिचिन घर पर अपनी माँ जांग वांगशिन को कंधे की मसाज दे रहा है। वो राहत की सांस लेती है और कहती है कि लंबे दिन तक टाइपिंग के बाद उसकी मसाज परफेक्ट है। वही बताया जाता है कि उसकी माँ असल में एक नॉवेल राइटर है और पूरे दिन के काम के बाद लिन का मसाज करने से सारी थकावट गायब हो गई। तभी न्यूज दिखाई जाती है एक उस प्रोडिजी की जो 10 साल की उम्र में बीस्ट जीन फ्यूजन के बाद 1000 किलो का बोल्डर सिर्फ अपने एक हाथ से उठा सकता है। इसके बारे में सुनकर जिन और उसकी माँ बहुत हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त हीरो का पिता कमरे में दाखिल होता है और कहता है, ये बच्चा हमेशा टीवी पर आता है, लगता है ये कोई मीडिया स्टार या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। वैसे भी इसका परिवार हजारों सालों से मार्शल क्लैन कहलाया जाता है और उनके परिवार में ये सब चलता है। वही जिनकी माँ बोलती है, लेकिन कोई अपने ही परिवार के बच्चे पर ऐसा टेस्ट कैसे कर सकता है? 10 साल कोई उम्र होती है। जिनके पिता का मानना था कि उन लोगों ने शायद कोई नई तकनीक खोज निकाली है और ऐसे बड़े बड़े परिवार अपने बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही ये अच्छा है या बुरा, इसी को लेकर जिन की मम्मी और पापा झगड़ने लगते हैं। जबकि जिन सोच रहा था ये लड़का बीस्ट फ्यूजन से पहले 100 किलो उठा पाता था और अब 1000 किलो यानी 10 गुना ज्यादा ताकत बढ़ी है और मैं अभी 300 किलो उठा सकता हूँ, तो फिर मेरा पोटेंशियल और भी ज्यादा है। तभी न्यूज दिखाई जाती है कि एक शहर को बीस्ट के हमले ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। ये सारे मॉन्स्टर असल में म्यूटेटेड चूहे हैं। दिखाया जाता है कि एक मॉन्स्टर ने एक औरत को पकड़ लिया था। वो औरत जोर जोर से चीखती है, लेकिन अगले सीन में उसकी जिंदगी का अंत हो जाता है। अगली न्यूज में उसी देश का प्रेसिडेंट बोल रहा था, ये पूरा घटनाक्रम असल में उन हेरेटिकल कल्टिस्ट की सोची समझी साजिश है। इसे हम आतंकवादी हमला भी कह सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि बाकी देश भी हमें इन कल्ट के साथ जूझने में मदद करेंगे। जिन अच्छे से उसकी बात समझता है और सोचता है, शुक्र है हम एक मजबूत देश में रहते हैं और अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। दूसरी तरफ जिन की माँ गुस्से में अपने पति को डांटते हुए कहती है, हमारे बच्चे को ऐसी किसी जगह भेजने का सपना भी मत देखना। उसी वक्त बाहर से बहुत सारे जहाजों की अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। फिर हवा में एक विस्फोट की आवाज सभी को चौंकाती है और हमारा युवा नायक पूरी तरह सतर्क हो जाता है। बिना एक पल सोचे लिन जिचिन खिड़की की ओर दौड़ता है ताकि देख सके कि क्या हुआ। वहां पहुंचकर वो सावधानी से पर्दा हटाकर बाहर की स्थिति देखता है। खिड़की से वो कई साइबॉर्ग्स को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि इतने सारे साइबॉर्ग्स यहाँ क्यों हैं। अगली सुबह जिंदगी फिर से सामान्य लगती है और हमारा नायक स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल पहुंचने पर उसकी दोस्त शेन किंग हान उसका इंतजार कर रही होती है और शिकायत करती है कि वो आज कक्षा के लिए देर से आया है। लिन जिचिन उसे देखता है और कुछ अजीब चमकता हुआ नोटिस करता है। पास जाकर वो देखता है कि बाई शुएर ने जो जानवर का दांत दिया था वो चमक रहा है। इससे उसे आखिरकार समझ आता है कि उस लड़की की अजीब आभा उस राक्षसी दांत से आ रही थी। चमक जल्दी ही फीकी पड़ जाती है। सड़क पर चलते हुए एक रहस्यमयी और लंबी महिला उनके सामने प्रकट होती है। लाल बालों वाली ये महिला मुस्कुराती है और टिप्पणी करती है कि वे बहुत प्यारे बच्चे हैं। फिर वो पूछती है कि क्या वे दोनों भाई बहन हैं या शायद प्रेमी प्रेमिका। शेन किंग हान मुस्कुराकर जवाब देती है कि वे बस अच्छे बचपन के दोस्त हैं। एक दुष्ट मुस्कान के साथ महिला कहती है कि उसे उनकी दोस्ती से जलन हो रही है। वो पूछती है कि उनके माता पिता कहाँ है, क्योंकि वे अकेले चल रहे हैं। ठीक जब शेन किंग जवाब देने वाली होती है, लिन जिचिन उसका हाथ पकड़कर उसे बोलने से रोक देता है। फिर वो उसे खींच कर ले जाता है, कहता है कि वे स्कूल के लिए देर हो रहे हैं। स्कूल के मैदान में पहुंचकर वो अपनी दोस्त को चेतावनी देता है कि अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। समय बीतता है और स्कूल के बाद दोनों बच्चे साथ में घर की ओर चल पड़ते हैं। शेन किंग हान शिकायत करती है कि गली बहुत शांत और डरावनी है। लिन जिचिन बताता है कि इस इलाके को तोड़ने की योजना है, इसलिए यहाँ कोई नहीं है।
अचानक एक परिचित आवाज उन्हें पुकारती है और वे देखते हैं कि सुबह वाली लाल बालों वाली महिला फिर से सामने है। वो उनका इंतजार कर रही थी और कहती है कि उसने उन्हें ढूंढ लिया है। लिन जिचिन हैरान है क्योंकि उसने शॉर्टकट लिया था, फिर भी वो उनका पीछा करने में कामयाब रही। तभी एक मांसल आदमी उस महिला के पीछे प्रकट होता है। महिला उन्हें अपने घर खाने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वो बड़ा आदमी अपना धैर्य खो देता है और दोनों को पकड़ने के लिए जबरदस्ती उनकी ओर बढ़ता है। वो कहता है कि उसे जल्दी है क्योंकि उसे उन्हें बेचना है। लिन जिचिन जरा भी नहीं डरता और बिना किसी डर के लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। एक तेज हरकत के साथ वो उस बड़े आदमी पर सीधा एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्का ठीक उस आदमी के संवेदनशील हिस्से पर लगता है जिससे वो सांस नहीं ले पाता। प्रहार की ताकत से वो आदमी उड़ता हुआ पीछे चला जाता है और महिला हैरानी में रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक स्कूली बच्चा उसके साथी को एक ही वार में ढेर कर सकता है। समय बर्बाद किए बिना लिन जिचिन आगे बढ़ता है और महिला पर भी एक जोरदार मुक्का मारता है जो उसके चेहरे पर लगता है। दोनों को गिराने के बाद वो जमीन से एक ईंट उठाता है ताकि काम पूरा कर सके। वो नोटिस करता है कि आसपास कोई कैमरा नहीं है और फैसला करता है कि उसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अचानक जमीन कांपने लगती है और उसकी दोस्त पूछती है कि क्या हो रहा है। उसी पल एक विशाल पंजा दीवार को तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। इमारतों के बीच से एक विशाल चूहा निकलता है और दहाड़ता है। ये प्राणी अपने विशाल जबड़े को उस महिला के पास लाता है ताकि उसे काट सके। एक तेज काटने के साथ वो प्राणी बिना सोचे समझे महिला की जान ले लेता है। शेनकिंग हान डर से कांप रही है और पूछती है कि उनके सामने ये विशाल प्राणी क्या है। लिन जिचिन अपनी दोस्त को गोद में उठाता है और कहता है कि ये एक खतरनाक विशाल चूहा है। वो कहता है कि उन्हें जितनी तेजी से हो भागना होगा ताकि वे बच सके। तभी लाल कवच में एक गोरी साइबॉर्ग आकाश से उतरती है। वो साइबॉर्ग उनके सामने खड़ी होकर उस विशाल राक्षस से उनकी रक्षा करती है। लिन जिचिन इस महिला को देखकर स्तब्ध रह जाता है जो हवा में उस प्राणी के सामने मंडराती है। बिना समय गवाए वो अपने हाथ में एक शक्तिशाली ऊर्जा हमले को चार्ज करना शुरू करती है। फिर वो प्राणी पर निशाना साधती है और अपना खास हमला करने की तैयारी करती है। वो कई प्रोजेक्टाइल उस विशाल राक्षस की ओर दागती है। प्रोजेक्टाइल सीधे प्राणी को लगते हैं और गली में एक जबरदस्त विस्फोट होता है। वो घूमकर कई ऊर्जा प्रोजेक्टाइल और दागती है। विशाल राक्षस इन हमलों से सीधे टकराता है, लेकिन घायल होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटता और अपनी क्रोध भरी कई आंखों से साइबॉर्ग को घूरता है। बिना रुके वो नायिका राक्षस पर एक और प्रहार करती है। कुछ दिन बाद लिन जिचिन न्यूज देखता है और समझता है कि वो साइबॉर्ग इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि उसे जीतने में काफी समय लगा। वो ये भी सोचता है कि विशाल चूहे कितने खतरनाक है और खुश है कि वो उस दिन बच निकला। इसे ध्यान में रखते हुए वो अपनी ट्रेनिंग को और तेज करने का फैसला करता है। स्क्वाड्स के जरिए और पॉइंट्स कमाता है। जिंदगी चलती रहती है और जल्द ही वे शेनकिंग हान का 9वां जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन की इच्छाएं मांगने के बाद लिन जिचिन अपनी बचपन की दोस्त को एक उपहार देता है। वो उसके द्वारा बनाए गए हेयर क्लिप से बहुत खुश होती है और वो चमकती मुस्कान के साथ उसका आभार मानती है। समय बीतता है, वे मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट कर लेते हैं और हमारा नायक अगले कदम के लिए उत्साहित है। तेजी से बेहतर होने के लिए वो बिना रुके ट्रेनिंग करता है। अपनी पीठ पर विशाल पत्थर रखकर पुशअप्स करता है। इस सारी मेहनत से वो आखिरकार तीसरे स्तर तक पहुंच जाता है और उसकी शारीरिक क्षमताएं जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। वो टीवी देख रहा होता है और सोचता है कि क्योटो का वह प्रतिभाशाली बच्चा अब किस स्तर पर होगा। 14 साल का वह प्रोडिजी 2000 किलो उठा लेता है, लेकिन लिन जिचिन समझता है कि वो अभी भी उससे ज्यादा मजबूत है। ये उसे उत्साहित करता है। वो सोचता है कि भविष्य में जीन फ्यूजन के बाद वो कितना शक्तिशाली हो जाएगा। एक खूबसूरत धूप वाले दिन हाई स्कूल शुरू होता है। चूंकि वो टॉप स्टूडेंट है, कई बेहतरीन स्कूलों ने उसे निमंत्रण दिया था। रजिस्ट्रेशन के दिन प्रिंसिपल और शिक्षक उसका भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदों के साथ स्वागत करते हैं, लेकिन वो वास्तव में अपनी दोस्त के साथ मजे करना चाहता है। शेनकिंग हान उत्साह में उसे पुकारती है ताकि वे पहले से प्लान किया हुआ बैडमिंटन गेम शुरू करें। वो एक तेज हरकत के साथ शटल कॉक को अपनी खास तकनीक फेरी कर्वबॉल के साथ सर्व करती है, लेकिन कोई उनके खेल में दखल देता है और हवा में शटल कॉक पकड़ लेता है। तभी एक सीनियर छात्र आता है और कहता है कि कोर्ट बड़े छात्रों के लिए रिजर्व है। उसके गुंडे शेनकिंग हान को घेर लेते हैं, उसे प्राइवेट लेसन देने की पेशकश करते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देती है।
ये देखकर लिन जिचिन गुस्सा हो जाता है और उन गुंडों को तुरंत अपनी दोस्त से दूर रहने को कहता है। सीनियर बस एक घमंडी मुस्कान देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन आया, क्योंकि वो कोर्ट ले रहा है। लिन जिचिन शटलकॉक पकड़ता है और उस सीनियर को सुनने को कहता है। वो शटलकॉक को हवा में उछालता है, ऊंचा उछलता है और अपने नियम दिखाने के लिए शटलकॉक को मारने की तैयारी करता है। हवा में अपनी पूरी ताकत के साथ वो रैकेट से शटलकॉक पर प्रहार करता है। शटलकॉक गोली की रफ्तार से सीनियर की ओर बढ़ता है और उसके रैकेट को भेद देता है। ये देखकर सारे गुंडे डर जाते हैं, सोचते हैं कि क्या लिन जिचिन इंसान भी है। डर के मारे वे झुककर माफी मांगते हैं और बिना पीछे देखे कोर्ट से भाग जाते हैं। उस दिन के बाद हाई स्कूल के बाकी समय में कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता, चूंकि लिन जिचिन ने स्कूल का सारा पाठ्यक्रम पहले ही पूरा कर लिया था। वो कक्षा में रोचक किताबें पढ़ता रहता है। अपने खाली समय में वो घर के कंप्यूटर पर ढेर सारी नई स्किल्स सीखता है। एक खिताब अनलॉक करने के लिए वो हर चैंपियनशिप जीतता है और हर चीज में टॉप मार्क्स लेता है। इस वजह से उसे बहुत सारे प्रशंसक मिल जाते हैं। एक सेमेस्टर बीत गया, लेकिन खिताब अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। फिर भी उसके प्रदर्शन ने उसे ढेर सारी फैन गर्ल्स दिलाई, जो उसकी डेस्क पर प्रेम पत्रों के ढेर छोड़ जाती थी। वो इन्हें नजरअंदाज करते हुए वो अपनी दोस्त की मदद पर ध्यान देता है। स्कूल के स्पोर्ट फेस्टिवल में वो 3 इवेंट्स में हिस्सा लेता है। शॉटपुट में वो 20.1 मीटर की थ्रो करता है। उसने अपनी ताकत को थोड़ा रोका ताकि वो ज्यादा अलौकिक न लगे। फिर भी वो तीनों इवेंट्स में बिना किसी मेहनत के पहला स्थान ले लेता है। अचानक उसे अपने शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। उसका सिस्टम उसे उसकी हावी होने की उपलब्धि के लिए पुरस्कृत करता है और वो आखिरकार हाई स्कूल टॉप डॉग खिताब अनलॉक कर लेता है और उसे नया बायोलॉजिकल गुण मिला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसे ही ये ताकत उसमें समाई, उसे संतुष्टि हुई कि आखिरकार खिताब अनलॉक हो गया। स्कूल के प्रवेश द्वार से गुजरते हुए वो सोचता है कि प्राणियों की जीवन ऊर्जा उसे विकसित करने और उसकी प्रकृति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह रुक जाता है। वो शेनकिंग हान के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह उसका जानवर का दांत थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता है। बिना झिझक वो उसे वो हार दे देती है जिसमें वह दांत है। जैसे ही वो उस दांत को छूता है, कुछ अजीब होता है। एक सिस्टम स्क्रीन सामने आती है जो बताती है कि उसने अबायसाल जायंट बटरफ्लाई की जीवन ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। ये खोज उसे पूरी तरह हैरान कर देती है। उसी रात अपने कमरे में वो उस अजीब प्राणी के बारे में ऑनलाइन जानकारी ढूंढने का फैसला करता है। हैरानी की बात है कि खोज में कोई परिणाम नहीं मिलता और उसे इस तथाकथित तितली के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर कि ऑनलाइन कुछ नहीं मिलेगा, वो फैसला करता है कि उसे इस जानवर का अध्ययन किसी और तरीके से करना होगा। तभी उसे याद आता है कि बाई शुएर ने उसे 2 जानवरों के दांत दिए थे। वो उन्हें ढूंढने जाता है। जैसे ही वो दोबारा उस दांत को पकड़ता है, एक बैंगनी ऊर्जा उसे घेर लेती है और सिस्टम दिखाता है कि उसकी प्रगति 2% तक बढ़ गई है। लिन जिचिन इस नतीजे से थोड़ा निराश होता है, ये सोचते हुए कि इस प्राणी की गाइड को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए उसे और जीवन ऊर्जा चाहिए। अगले दिन वो अपनी दोस्त को साइकिल पर बिठाकर ट्रेनिंग के रूप में स्कूल ले जाता है। अचानक एक आवाज उसे पुकारती है और वो साइकिल रोककर देखता है कि कौन है। एक आदमी खुद को मार्शल आर्ट्स टीम का कोच बताता है और स्कूल स्पोर्ट्स में उसके शानदार प्रदर्शन की तारीफ करता है। कोच उसे मार्शल आर्ट्स टीम में शामिल होने का निमंत्रण देता है। ये जोर देकर कहता है कि उसकी एथलेटिक प्रतिभा अविश्वसनीय है और वो उसे स्वीकार करने की विनती करता है। वो आदमी चला जाता है और लिन जिचिन सोचता है कि उसे ना कहने का मौका भी नहीं मिला। दृश्य शहर के सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे की ओर बदलता है। लिन जिचिन ने अपने हाथों से एक कीड़ा कुचल दिया है। फिर उसे एहसास होता है कि उस प्रेडेटर स्किल को सक्रिय करने के लिए वो कीड़ा काफी नहीं था। इस सवाल को दिमाग में रखकर वो अपनी थ्योरी को कहीं और आजमाने का फैसला करता है। वो तेजी से वहां पहुंचने के लिए अपनी साइकिल लेता है। अपनी थ्योरी की जांच के लिए वो अपनी दोस्त के साथ एक सुपरमार्केट जाता है जहां जानवरों का मांस बिकता है। थोड़ी देर बाद वे शहर के केंद्र में एक बड़े सुपरमार्केट में पहुंचते हैं। अंदर उसे पता चलता है कि सारा जानवरों का मांस प्री पैकेज्ड है, जिससे वो अपनी थ्योरी का परीक्षण नहीं कर सकता। अचानक उसे किसी के ताजा कटे हुए जानवरों के मांस की घोषणा सुनाई देती है। इसके साथ वो एक कसाई को देखता है जो उसके सामने ताजा मांस काट रहा है। वो अपनी दोस्त को एक पल रुकने को कहता है और मांस को करीब से देखने के लिए दौड़ता है और जल्दी से मांस को छूने के लिए पास जाता है। वो हाथ बढ़ाकर ताजा कटे हुए जानवर के मांस के टुकड़े पर रखता है।
जैसे ही वो छूता है, बैंगनी ऊर्जा का एक ताकतवर झटका उसमें समा जाता है। जैसा उसने सोचा था, इस मांस में जीवन ऊर्जा का जबरदस्त झटका है। वो उत्साह में अपनी मुट्ठी कस लेता है, चेहरे पर चौड़ी मुस्कान लिए। शेन शिंग हान हैरान होकर देखती है, सोचती है कि मांस को छूने से वो इतना उत्साहित क्यों है। वो चिंतित और कंफ्यूज होकर पास आती है और पूछती है कि मांस को छूने में कैसा लगा। लिन जिचिन शांत रहने की कोशिश करता है और हैरान शेन शिंग हान से कहता है कि मांस बस सामान्य से ज्यादा ताजा लगता है और पूछता है कि क्या वो भी छूना चाहेगी। वो जल्दी से दोनों हाथ हिलाकर मना करती है। अपनी थ्योरी की पुष्टि होने पर लिन जिचिन उस जानवर के मांस को घर पर आजमाने के लिए खरीदने का फैसला करता है, जिससे शेन शिंग हान हैरान रह जाती है। उसे उसकी प्रतिक्रिया पर आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि जानवरों का मांस बेहद महंगा है। यहाँ तक कि सबसे सस्ता विकल्प घोस्ट शैडो स्क्विड भी करीब 1000 येन प्रति जिन का है। स्क्विड चुनते हुए वो एक पैकेट उठाता है। शेन शिंग हान कीमत देखकर घबरा जाती है, कहती है कि ये बहुत महंगा है और उसे पहले अपनी माँ से पूछना चाहिए। लिन बस मुस्कुराता है और उसे सांत्वना देते हुए सिर पर थपथपाता है। वो कहता है कि चिंता न करे और झूठ बोलता है कि उसकी माँ ने पहले ही दोनों परिवारों के लिए ढेर सारा मांस खरीदने को कहा था। एक फ्लैशबैक में उसकी माँ जांग वांगशिन खुशी खुशी एक दावत पकाने के लिए सहमत होती दिखती है। मन ही मन लिन जिचिन मानता है कि बांटना उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन उसका दूसरा ज्यादा जरूरी कारण ये टेस्ट करना है कि क्या वो खाने के जरिए जीवन ऊर्जा सोख सकता है, क्योंकि उसे चिंता है कि सीधे सोखने से मांस खराब हो सकता है। चेकआउट पर वो घोस्ट शैडो स्क्विड के 3 पैकेट खरीदता है। महिला कैशियर उसका शुक्रिया अदा करती है। बाहर निकलते वक्त लिन जिचिन सोचता है कि मांस कितना महंगा था और सोचता है कि वो इसे दोबारा कब खरीद पाएंगे। जब तक वो शॉपिंग खत्म करते हैं, रात के 9 बज चुके हैं। शहर में हाल ही में अराजकता को देखते हुए वो सुरक्षा के लिए सीधे घर जाने का फैसला करते हैं। घर लौटते वक्त लिन जिचिन अपने प्रयोग के बारे में सोचता रहता है। इंतजार न कर पाने की वजह से वो चुपके से साइकिल की टोकरी में रखे मांस के पैकेट पर हाथ रखता है। उसे तुरंत बैंगनी ऊर्जा का एक जाना पहचाना झटका महसूस होता है। उसका सिस्टम पुष्टि करता है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड की जीवन ऊर्जा का एक अंश निगल लिया है। इस प्राणी के लिए एक नई गाइड बुक अनलॉक होती है, लेकिन प्रोग्रेस सिर्फ 0.1% है। उसके दिमाग में कई आंखों वाले खतरनाक स्क्विड की एक वर्णनीय छवि उभरती है। शांत गलियों से साइकिल चलाते वक्त वो मानसिक गणना करता है। उसे एहसास होता है कि थोड़ा सा मांस निगलने से सिर्फ उसकी ताकत का एक छोटा हिस्सा अनलॉक हुआ। वो अनुमान लगाता है कि गाइड बुक को 100% तक पहुंचने के लिए उसे 100 जिन मांस निगलना होगा, जिसकी कीमत 1 लाख येन होगी। वो स्क्विड की खास क्षमता के बारे में सोचता है, जो पानी में घुलकर गायब हो सकती है, और फैसला करता है कि ये ताकतवर स्किल कीमत के लायक है। उसका रास्ता साफ है, उसे ढेर सारा पैसा कमाना होगा, क्योंकि वो अपने परिवार से इतनी बड़ी रकम नहीं मांग सकता। फिर उसे मांस खरीदने का दूसरा कारण याद आता है, ये टेस्ट करना कि जीवन ऊर्जा सोखने से मांस खराब होगा या नहीं। वो पैकेट की ओर देखता है। कुछ समय बीत चुका है, लेकिन मांस पूरी तरह ताजा दिखता है। वो खुशी से मुस्कुराता है, ये जानकर कि जीवन ऊर्जा सोखने से मांस खराब नहीं होता। वो ऊर्जा सोखता रहता है और स्क्विड की प्रोग्रेस बार 3% तक पहुंच जाती है। उसका ध्यान तब टूटता है जब शेन शिंग हान चेतावनी भरा चिल्लाती है। वो तेजी से ब्रेक मारता है और साइकिल चीखते हुए कुछ इंच की दूरी पर रुक जाती है। साइकिल लेन में एक जोड़े से टकराने से बचते हुए लिन जिचिन माफी मांगता है। वो खुद को डांटता है कि उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया। फिर सोचता है कि लेन इतनी भीड़ क्यों है। शेन शिंग हान आगे इशारा करती है। एक मजबूत लाल बालों वाला आदमी एक औरत को चाकू की नोक पर बंधक बनाए हुए है। शेन शिंग हान डर में डूबी उस औरत को पहचानती है। वो उनकी टीचर जिया है। वो आदमी भीड़ पर धमकियां चिल्लाता है। इलाका पुलिस ऑफिसर से घिरा हुआ है, जो मेगाफोन के जरिए हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कैप्टन एक ऑफिसर आबेंग को रोकता है, कहता है कि बिना सोचे गोली न चलाए। कैप्टन समझाता है कि बंधक बनाए गए व्यक्ति के बहुत करीब है और वो उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सटीक निशाना लगाना नामुमकिन है। ऑफिसर स्लीपिंग गैस का सुझाव देता है, लेकिन कैप्टन इसे खारिज कर देता है, डरते हुए कि गैस का असर होने से पहले संदिग्ध उग्र हो सकता है। जब पुलिस हिचकिचा रही होती है, लिन जिचिन फैसला करता है कि उसे कुछ करना होगा। वो चुपके से फुटपाथ से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और अविश्वसनीय गति और सटीकता के साथ उसे उछालता है। पत्थर बंधक बनाने वाले के हाथ पर लगती है, जिससे वो चीख कर चाकू छोड़ देता है और टीचर जिया को छोड़ देता है।
मौका देखकर पुलिस कैप्टन अपनी टीम को आगे बढ़ने का चिल्लाकर आदेश देता है। ऑफिसर तेजी से आगे बढ़ते हैं और निहत्थे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लेते हैं, जबकि एक महिला ऑफिसर डरी हुई लेकिन सही सलामत टीचर जिया को सांत्वना देती है। हालात काबू में आने पर लिन जिचिन चुपके से अपनी साइकिल पर वापस बैठता है। शेन शिंग हान उसे आश्चर्य भरी आंखों से देखती है और पूछती है कि क्या उसने पत्थर फेंका था। वो जल्दी से उसे चुप कराता है, कहता है कि वो यहाँ से निकले और बाद में बात करेंगे। ठीक जब वो भागने वाले होते हैं, एक आवाज उन्हें रुकने का आदेश देती है। पुलिस कैप्टन पुकारता है, पूछता है कि क्या लिन जिचिन ने वो पत्थर फेंका था। पकड़े जाने से घबराकर लिन जिचिन नर्वस मुस्कान के साथ सब कुछ नकार देता है। कैप्टन उन्हें साइकिल चलाकर जाते हुए देखता है, सोचता है कि कोई अच्छा काम स्वीकार न करना अजीब है। वो जोर से कहता है कि बहादुरी के लिए इनाम है। इनाम शब्द तुरंत लिन जिचिन का ध्यान खींचता है। पैसों की जरूरत में वो ब्रेक मारकर साइकिल को चीखते हुए रोकता है और कैप्टन के पास वापस दौड़ता है। वो शर्मिंदगी से अपनी नकारात्मक बात वापस लेता है, मानता है कि उसने पत्थर फेंका और बताता है कि पैसा उसके लिए बहुत जरूरी है। कैप्टन उसे स्टेशन पर रिपोर्ट बनाने के लिए आने को कहता है, वादा करता है कि वो इनाम के लिए अप्लाई करने में मदद करेगा। अपने परिवारों को सूचित करने के बाद लिन जिचिन और शेन शिंग हान पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी करते हैं। उसे लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब पुलिस हथकड़ी लगे संदिग्ध को ले जा रही होती है, कुछ भयानक गलत हो जाता है। संदिग्ध का चेहरा भयावह रूप से विकृत होने लगता है। पुलिस डर के साथ महसूस करती है कि वो एक हेरेटिक है और उनके सामने ही एक विशाल चूहे में बदल रहा है। राक्षस अपनी हथकड़ियां तोड़ देता है और उत्पात मचाने लगता है। अपने विशाल पंजों से ऑफिसर्स पर वार करता है। पुलिस कैप्टन अपने रेडियो पर चिल्लाता है, सभी फोर्स को गोली चलाने का आदेश देता है। ऑफिसर्स अपनी बंदूकें खाली करते हैं, लेकिन गोलियां बेअसर रहती है। एक घबराई हुई रिपोर्ट आती है जिसमें संदिग्ध को रैट किंग जीन के साथ फ्यूज्ड हेरेटिक बताया जाता है और तुरंत बैकअप की मांग की जाती है। खतरे को भांपकर लिन जिचिन माफी मांगता है, दोनों को पकड़कर खींचता है और भागने को कहता है। उसे राहत है कि राक्षस उनका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन वो जानता है कि उन्हें जल्दी से भागना होगा। भागते वक्त एक नई आकृति बैंगनी आभा में आसमान से उतरती है। ये एक चिकनी कवच वाली महिला साइबोर्ग है। वो विशाल चूहे पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे वो पीछे लड़खड़ा जाता है। हवा में मंडराते हुए छोटे गहरे बैंगनी बालों वाली साइबोर्ग अपने सीने में लेजर कैनन चार्ज करती है। फायर के आदेश के साथ वो बैंगनी ऊर्जा की एक विशाल विनाशकारी किरण छोड़ती है, जो राक्षसी चूहे को लपेट लेती है। प्राणी दर्द से दहाड़ता है और पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। लिन जिचिन साइबोर्ग की अविश्वसनीय ताकत देखकर हैरान रह जाता है। खतरे के खत्म होने पर टीचर जिया और शेन शिंग हान राहत की सांस लेते हैं, लेकिन लिन जिचिन को अपनी साइकिल की चिंता है। राहत महसूस करता है कि धमाके से वो बची रही, वरना बड़ा आर्थिक नुकसान होता। अचानक वो साइकिल की टोकरी में देखता है और पाता है कि महंगा घोस्ट शैडो स्क्विड का मांस खराब हो गया है, जिससे बदबू आ रही है। अब उसे समझ आता है कि उसकी शुरुआती थ्योरी सही थी। जीवन ऊर्जा सोखने से मांस खराब हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी देरी होती है। एक लटकता हुआ टेंटेकल पकड़कर लिन जिचिन को एहसास होता है कि उसे एक बहाना चाहिए। नाटकीय ढंग से वो खराब हुए टेंटेकल को जोर से जमीन पर फेंकता है, चिल्लाकर हेरेटिक और साइबोर्ग के हमले को मांस भुन जाने का दोष देता है। टीचर जिया उसे सांत्वना देती है, कहती है महत्वपूर्ण ये है कि सब सुरक्षित है। हालांकि वो कैप्टन के अनुरोध पर सिक्योरिटी टीम के साथ स्टेशन की ओर रवाना हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें उसी वैन में ले जाया जाएगा जिसमें हेरेटिक के अवशेष है। लेजर ब्लास्ट के बाद सिर्फ जली हुई मांस की एक ढेर गर्नी पर बची थी और उसकी बदबू तीव्र थी। बदबूदार वैन में बैठे हुए लिन जिचिन के दिमाग में एक नई संभावना जागती है। क्या इस लाश में भी जीवन ऊर्जा बची हो सकती है? और अगर हाँ, तो क्या वह इस लाश के रैट किंग जीन को अपने लिए खा सकता है? और तय करता है कि इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है। अचानक वो अपना हाथ बढ़ाता है और राक्षस के शरीर को छूता है। उस प्राणी की जीवन शक्ति को अवशोषित करना शुरू करता है। वो तुरंत उस जबरदस्त शक्ति से हैरान हो जाता है जो उस पल में उसमें प्रवाहित हो रही है। ठीक उसी वक्त उसका सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसने जीवन ऊर्जा का एक अंश खा लिया है
और विशाल उत्परिवर्ती चूहे की गाइड 5% तक पहुंच गई है। लिन जिचिन एक जोरदार स्ट्रेच करता है ताकि वो कूल दिखे और पुलिस वाला उसे गाड़ी में ज्यादा हिलने डुलने से मना करता है। लिन जिचिन सोचता है ये ऑफिसर उस कप्तान की तरह होशियार नहीं है। सीन से होता है कुछ टाइम बाद पुलिस स्टेशन पर कप्तान उससे सवाल करता है कि उसने इतनी दूरी से उस गुंडे के हाथ पर पत्थर से कैसे निशाना लगाया। वो कहता है कि उसने अपनी दाहिनी बाह पर खूब मेहनत की है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है। लेकिन अधिकारी उस जवाब को एक सेकंड के लिए भी नहीं मानता। उसी पल पीछे का दरवाजा खुलता है। लिन जिचिन की माँ और शेनकिंग हान का परिवार उन्हें लेने आता है और वो इस अचानक मुलाकात से पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी माँ घबराहट में अपने बेटे की ओर दौड़ती है, उसका नाम चिल्लाती है, पूरी तरह चिंता में डूबी हुई। वो उसे कसकर गले लगाती है और पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। लिन जिचिन उसे शांत करता है, कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे तो इनाम भी मिला है। उसकी माँ उसे वादा करवाती है कि अगली बार खतरे में वो कहीं सुरक्षित छिप जाएगा। वो आगे कहती है कि वो बस यही चाहती है कि उसका बेटा सुरक्षित और बिना किसी खरोंच के बड़ा हो। लिन जिचिन वादा करता है कि वो पहले अपनी सुरक्षा करेगा और अपनी माँ के साथ निकल पड़ता है, जबकि कप्तान ये सब देखता रहता है। दो महिला अधिकारी रैट गॉड कल्ट की बात कर रही है जो अब और साहसी हो गया है और यूनिवर्सिटियों में घुसपैठ कर रहा है। वे कहती है कि उन्हें उस स्वघोषित रैट किंग को खत्म करना होगा। लिन जिचिन उनकी बात सुन लेता है और उसका ध्यान खींच जाता है। कार में वापस वो रैट गॉड कल्ट के बारे में ऑनलाइन खोज करता है और पाता है कि इसके बारे में ढेर सारी जानकारी मौजूद है। वो देखता है कि इस कल्ट का मुख्य ठिकाना शंघाई शहर में है और इसके सदस्य समाज से बहिष्कृत लोग हैं। अपनी खोज जारी रखते हुए वो इस रहस्यमयी संगठन के बारे में हर जानकारी को ध्यान से पढ़ता है। अचानक एक खास जानकारी उसका ध्यान खींचती है जो उसे पढ़कर पूरी तरह हैरान कर देती है। जाहिर तौर पर रैट किंग एक उच्चतर जीवन रूप में विकसित होना चाहता है और अपने अनुयायियों को उसके लिए सामग्री इकट्ठा करने के लिए मजबूर करता है। लिन जिचिन सोचता है कि क्या ये प्राणी इतना बुद्धिमान हो चुका है कि इतनी जटिल योजनाएं बना सके। तभी वो खिड़की से बाहर देखता है और एक विशाल चूहा देखता है जिससे वो सोच में पड़ जाता है कि क्या इसका रैट किंग से कोई संबंध है। लेकिन वो जल्दी ही इस विचार को खारिज कर देता है, ये सोचकर कि इस इलाके में इस आकार के चूहे असामान्य नहीं है। फिर वो नोटिस करता है कि शेनकिंग हान बहुत चुप है और सोचता है कि उसके साथ क्या गलत हो सकता है। नीचे देखने पर उसे पता चलता है कि उसकी टांगे गीली है और उसे शक होता है कि फिर से वही हुआ। जब भी वो घबराती या डरती है वो खुद को रोक नहीं पाती और वही बचपन वाली गलती कर बैठती है। लिन जिचिन को हमेशा शक था कि ये उसकी किसी अज्ञात क्षमता से जुड़ा हो सकता है, जबकि दिखाया जाता है कि पीछे अब वो बिल्ली उस बड़े चूहे के हाथों मर चुकी थी। घर पहुंचने पर उसकी माँ नोटिस करती है कि मांस गायब है और हैरानी से पूछती है कि किराने का सामान कहाँ गया। लिन जिचिन जल्दी से एक बहाना बनाता है, कहता है कि एक आपात स्थिति थी और उस अफरात फरी में उसने मांस गिरा दिया। उसकी माँ उसे भूलने को कहती है, ये कहते हुए कि सबसे जरूरी बात ये है कि वो सुरक्षित और बिना किसी चोट के है। लिन जिचिन राहत की सांस लेता है, ये सोचकर कि वो भाग्यशाली रहा कि उसने अपनी माँ को उस झूठ से बेवकूफ बना लिया। उसका पिता मांस ढूंढने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे रोकता है, कहता है कि खाना पहले ही खराब हो चुका है, जिससे उसका पिता उलझन में पड़ जाता है। इस बीच स्टेशन पर कप्तान अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एक हाई स्कूल का लड़का इतनी ताकत से पत्थर कैसे फेंक सकता है। उसका चेहरा गंभीर है क्योंकि लिन जिचिन की कहानी उसे बिल्कुल समझ नहीं आती। अचानक एक विशाल चूहा उसके सामने फाइल कैबिनेट के ऊपर प्रकट होता है, जिससे वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह प्राणी अपने तेज पंजों के साथ अधिकारी की ओर कूदता है। बिना एक सेकंड गवाए कप्तान अपनी बंदूक निकालता है और राक्षस पर कई गोलियां दागता है, लेकिन ऐसा लगता है कि गोलियां नाकाफी थी और वो विशाल प्राणी ऑफिसर पर हमला करने में सक्षम हो पाता है। अगली सुबह क्लास में लिन जिचिन अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था और पिछली रात के बारे में सोचकर वो ये निष्कर्ष निकालता है कि वो अभी भी उन शक्तिशाली हेरेटिक और फीमेल साइबोर्ग के सामने बहुत कमजोर है। उसे जल्दी से पैसे कमाने होंगे ताकि ज्यादा बीस्ट मीट खरीद सके, जिससे उसकी गाइड बुक का प्रोग्रेस जल्दी से पूरा हो जाए। वो सोचता है कि इन्फ्लुएंसर बन जाए और निचले क्लास की चीजों को समझाते हुए वीडियो बनाए, साथ ही स्टडी मटेरियल बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता है। लेकिन वो इस आइडिया को खारिज कर देता है क्योंकि ये बहुत चमकदार है और उसके लो प्रोफाइल रहने के लक्ष्य के खिलाफ है। अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में चमकता है। उसे याद आता है कि इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स और जीन फ्यूजन
एकेडमिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो फैसला करता है कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है। सीन बदलता है और हमारे हीरो को स्कूल जिम के अंदर घुसते हुए दिखाया जाता है, जहां मार्शल आर्ट्स की टीम प्रैक्टिस कर रही थी। वहां उसे कोच गुओ थर्मस से चाय पीते हुए मिलता है और वह उसका अभिवादन करता है। हैरान कोच गुओ पूछता है कि क्या वह टीम ज्वाइन करने आया है या सिर्फ टीम के बारे में और जानने के लिए। जवाब देने की बजाय लिन जिचन आगे झुकता है और चुपके से पूछता है कि क्या टीम ज्वाइन करने से सिटी टूर्नामेंट्स में कंपटीशन करने का मौका मिलेगा और प्राइज मनी भी मिलेगी या नहीं। कोच मुस्कुराता है और पुष्टि करता है कि हाँ, मौका मिलेगा और प्राइज में थोड़ा पैसा भी मिलेगा। हीरो का शक दूर होने के बाद लिन जिचन कोच से हाथ मिलाता है और ऐलान करता है कि वो आज से मार्शल आर्ट्स टीम ज्वाइन कर रहा है। कोच गुओ खुशी से उसका स्वागत करता है। कोच टीम को इकट्ठा करता है और सभी को नए मेंबर से परिचय करवाता है। वो लिन जिचन के बारे में याद दिलाता है कि वो स्पोर्ट्स मीट का चैंपियन था। बाकी टीम मेंबर्स जियांग काई, हांग तियानिंग, हु आशिंग, लियू तोंग और हान यिगुओ अपना अपना परिचय देते हैं। आखिर में लिन जिचन खुद का परिचय देता है। चूंकि लिन जिचन के पास कोई फॉर्मल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग नहीं थी, कोच गुओ बेसिक्स और कुछ लेग टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट करता है। कोच समझाता है कि ये मूव्स आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें मास्टर करना मुश्किल है और टीम के सबसे तेज लर्नर ली शुतुंग को भी इन्हें परफेक्ट करने में एक हफ्ता लगा था। फिर वो लिन जिचन को ट्राई करने के लिए प्रोत्साहित करता है और लिन जिचन एक स्टांस लेता है। अपने सेलेस्टियल रूट ऑफ विजडम एट्रीब्यूट की वजह से, जो उसे स्वर्गीय मार्शल इंसाइट देता है, वो सिर्फ देखने से ही डेमोन्स्ट्रेशन के हर डिटेल को समझ चुका था। जैसे ही वो फिस्ट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जो उसे वाइटैलिटी, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी में पॉइंट्स देती है। वो हाथ और फिस्ट मूवमेंट्स को बिल्कुल फ्लॉलेस प्रिसीजन, परफेक्शन और स्पीड के साथ एग्जीक्यूट करता है। वो बिना रुके लेग टेक्निक्स में स्विच करता है, ताकतवर और फ्लूइड किक्स परफॉर्म करता है। एक और सिस्टम नोटिफिकेशन उसे लेग मसल्स, डेक्सटेरिटी और प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स देती है। कोच और पूरी टीम हैरानी से चुपचाप देखते रहते हैं, विश्वास नहीं कर पाता। वो सोचता है कि कोई इतने जटिल फॉर्म्स को एक नजर में कैसे परफेक्टली सीख सकता है। हमारे हीरो के परफॉर्मेंस को घूरते हुए उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, ऐसा प्रोडिजी करोड़ों में बस एक बार जन्म लेता है। उस शाम लिन जिचन की माँ जियांग वान जुन उसे डिनर के लिए बुलाती है। वो उत्सुकता से बाहर भागता है, हाथ में चम्मच लिए पूछता है कि उसने क्या बनाया है। वो गर्व से एक बड़ा प्लेटर घोस्ट शैडो स्क्विड पेश करती है, जो वो चाहता था। खुशबू कमाल की है और वो अपनी माँ से कहता है कि कितनी शानदार खुशबू आ रही है। वो उसे कहती है कि गर्म गर्म खा ले। वो एक कौर लेता है और तारीफ करता है कि उसकी कुकिंग दुनिया की सबसे बेस्ट है। खुश होकर वो कहती है कि जितना खाना है खा ले। उसके पास कुल 3 फुल मीट के पैक है। जैसे ही वो खाता है, एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। उसने घोस्ट शैडो स्क्विड की लाइफ एसेंस का ट्रेस डिवोर कर लिया है, जो उसकी गाइड बुक प्रोग्रेस को 3.01% तक ले आता है। वो निराशा में महसूस करता है कि मीट खाने से भी काम हो जाता है। अगर उसे पहले ये पता होता तो पहला बैच छूकर खराब नहीं करता। डिनर के दौरान एक न्यूज रिपोर्ट उनका ध्यान खींचती है। ये 14 साल की जीनियस लड़की के बारे में न्यूज थी, जिसमें बताया जा रहा था कि ये लड़की इतिहास की सबसे कम उम्र की साइबॉर्ग है। एनर्जी कोर से फ्यूज होने के बाद उसका एनर्जी सिस्टम उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है। वो 5000 किलो की फॉर्च्यूनर गाड़ी को एक हाथ से उठा सकती है, 100 मीटर को 3 सेकंड में स्प्रिंट कर सकती है और 8 मीटर वर्टिकली जंप कर सकती है। ये देखकर लिन जिचन अपनी दुनिया के डिबेट के बारे में सोचता है। क्योटो प्रोडिजी के जीन फ्यूजन और इस लड़की के साइबरनेटिक्स में से कौन सा रास्ता ज्यादा ताकतवर है। तभी उसकी सोच को एक और ब्रेकिंग न्यूज बाधित करती है, जिसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर बताई जाती है कि वो सिक्योरिटी कैप्टन, जिससे हमारा हीरो पिछले सीन में मिला था, हु शान, वो अपनी ऑफिस में मारा गया है। सर्विलांस फुटेज दिखाता है कि उस पर एक विशाल म्यूटेंट चूहे ने हमला किया, जो स्टेशन में घुसपैठ कर गया था। मेडिक्स उसके शरीर को एम्बुलेंस में डालते हुए दिखाए जाते हैं। लिन जिचन डर जाता है। वो उस बड़े चूहे के बारे में याद करता है जो उसने पिछली रात देखा था और सोचता है कि शायद इसका कनेक्शन उसके साथ हो सकता है, या फिर वो एक विशाल चूहे को शहर में उत्पात मचाते हुए कल्पना करता है। कैप्टन की ये मौत, ये एक गंभीर भविष्य और बढ़ते हुए खतरे के बारे में उसे सतर्क करता है। लिन जिचन फैसला करता है कि उसे तुरंत अपनी ट्रेनिंग को और तेज करना होगा। लिन जिचन खुद को एक कठोर प्रशिक्षण में डाल देता है। बहुत अभ्यास के बाद अब वो 100 मीटर को तेजी से 4.61 सेकंड में दौड़ सकता है। उसका वर्टिकल जंप 5.3 मीटर है। अपनी व्यक्तिगत ट्रेनिंग के अलावा
वो स्कूल टीम के मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस जारी रखता है, उम्मीद करते हुए कि जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सके आगामी टूर्नामेंट के लिए। अगली सुबह स्कूल में वो जिम की ओर जाता है प्रैक्टिस करने। साथ में जिज्ञासु शेन किंगहान चलती है। रास्ते में एक गुलाबी बालों वाली लड़की लिन जिचन का गर्मजोशी से अभिनंदन करती है और उसे ताजा दूध की बोतल ऑफर करती है। वो एक अच्छे लड़के की तरह विनम्रता से मना कर देता है और शेन किंगान के साथ आगे बढ़ जाता है, पीछे उस लड़की को निराश छोड़कर। दूर से ये दृश्य जियांग काई देखता है। वो गुस्से में मुट्ठी बांध लेता है। इस बात से नाराज वो उस लड़की का गिफ्ट रिजेक्ट कर रहा है जिसे वो पसंद करता है। अपनी हताशा को रोक न पाकर जियांग काई आगे बढ़ता है और उनका रास्ता रोक लेता है। वो लिन जिचन से सामना करता है, उसकी बुरे मैनर्स के लिए डांटता है और लड़की की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। जब लिन जिचन शांतिपूर्वक समझाता है कि उसे दूध से एलर्जी है, जियांग काई उस पर विश्वास नहीं करता और उसे झूठा कहता है। गुस्से में जियांग काई लिन जिचन की ओर इशारा करता है और उसे स्पार के लिए चैलेंज करता है। वो शर्त रखता है कि अगर वो हारता है तो वो कभी लिन जिचन को परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर लिन जिचन हारता है तो उसे पूरी बोतल दूध पीनी पड़ेगी। जैसे ही चैलेंज जारी होता है, एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन दिखती है। एक नया अचीवमेंट मिशन ट्रिगर हो गया है। 1000 अलग अलग प्रतिद्वंद्वियों को औपचारिक प्रतियोगिता में हराओ और सर्वाइवल बायोलॉजिकल ट्रेड की एक नई क्षमता को जागृत करो। एक चालाक मुस्कान लिन जिचन के चेहरे पर फैल जाती है। ये वो मौका है जिसका वो इंतजार कर रहा था। एक भयंकर बैंगनी आभा से घिरे हुए वो चैलेंज स्वीकार करता है। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही हैं जैसे ही वो स्पार के लिए हाँ कहता है। ड्यूल की खबर जल्दी से पूरे स्कूल में फैल जाती है। 2 स्टूडेंट्स उत्साह से फैसला करते हैं कि पॉपुलर जूनियर लिन जिचन और एक सीनियर के बीच लड़ाई देखने जाएंगे। जब तक वे तैयार होते हैं, जिम दर्शकों से भर जाता है। स्पारिंग एरिया के चारों तरफ बड़ा गोल चक्कर बनाकर भीड़ साफ तौर पर लिन जिचन के पक्ष में है। उसकी बहुत सारी फीमेल फैंस उसे चीयर करती है, कहते हुए कि प्रतिद्वंदी को सबक सिखा दे। इसमें वो गुलाबी बालों वाली लड़की भी शामिल है जो अपना फोन तैयार करती है। जियांग काई तिरस्कार करता है, परेशान कि सभी मान रहे हैं कि वो हारेगा। वो अंदर ही अंदर मानता है कि लिन जिचन की प्रतिभा पिछले महीने में अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है। वो इस ड्यूल को अपना आखिरी मौका मानता है, इस उभरते जीनियस को उसकी जगह दिखाने का और अपनी ताकत साबित करने का। अपने प्रतिद्वंद्वी की तीव्रता के उलट लिन जिचन बेपरवाह लगता है। वो कैजुअली कहता है कि उसे घर जाना है डिनर के लिए और पूछता है कि क्या लड़ाई जल्दी खत्म कर सकते हैं। इसे अपमान मानते हुए जियांग काई मुस्कुराता है और उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करता है। कोच गुओ उनके बीच आता है मैच की शुरुआत करने के लिए, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले जियांग काई चिल्लाता है कि रुक जाओ। एक उपहास भरी मुस्कान के साथ वो लिन जिचन को हैंडीकैप ऑफर करता है। वो इशारा करता है कि उसने करीब 2 साल ट्रेनिंग की है, जबकि लिन जिचन सिर्फ 1 महीने का नौसिखिया है। निष्पक्षता के लिए वो ऐलान करता है कि वो लिन जिचन को पहले 3 मूव्स देने को तैयार है। लिन जिचन सीधे से मान जाता है और तेजी से हरकत में आता है। जियांग काई को हैरान कर देता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को गार्ड उठाने से पहले लिन जिचन एक विनाशकारी पंच छोड़ता है। वो प्रहार क्रूर ताकत से लगता है। जियांग काई के नाक से खून उड़ने लगता है। वो तुरंत नॉक आउट हो जाता है। जिम के फर्श पर बेहोश गिर जाता है। पूरा जिम हैरानी से चुप हो जाता है। कोच गो का जबड़ा गिर जाता है जैसे ही वो अविश्वास से देखता है। चिल्लाता है कि लड़ाई एक पंच में खत्म हो गई। बाकी मार्शल आर्ट्स टीम और भीड़ भी उतनी ही हैरान है, परिणाम को हास्यास्पद कहते हुए समझ न पाते कि ड्यूल 1 सेकंड में खत्म हो गया। चुप्पी को एक जश्न की गूंज तोड़ती है। शेन किंगान अपनी मुट्ठी हवा में उछालती है। खुशी से लिन जिचन की जीत के लिए चीयर करती है। बाकी लड़कियां गुलाबी बालों वाली शामिल जुड़ जाती है, चिल्लाती हुई कि वो कितना कमाल है। हराए हुए प्रतिद्वंदी के ऊपर खड़ा होकर लिन जिचन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है। ये उसे बताती है कि एक राइवल को हराने और विपरीत लिंग की स्नेह जीतने से उसे प्रायोरिटी मीटिंग राइट्स मिल गए हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उसका नया मिशन प्रोग्रेस अब 1/1000 हो गया है। वो सोचता है कि नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने के लिए अभी भी लंबा सफर बाकी है। अपनी प्रोग्रेस को तेज करने के लिए वो मार्शल आर्ट्स टीम के बाकी डरे हुए मेंबर्स की तरफ मुड़ता है। एक दोस्ताना लेकिन परेशान करने वाली मुस्कान के साथ वो सुझाव देता है कि सबको स्पार करना चाहिए। टीम मेंबर्स वापस देखते हैं, उनके चेहरे डर से सफेद हो जाते हैं। तुरंत सब दयनीय बहाने बनाने लगते हैं। एक को स्कूल क्रैम करना है, दूसरे की माँ डिनर के लिए वेट कर रही है
जबकि बाकी बीमारी का नाटक करते हैं। दूसरी तरफ जियांग काई अपने घुटनों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। वो अपनी हार मानने से इनकार करता है। गुस्से से लिन जिचन पर चुपके से अटैक का इल्जाम लगाता है और रीमैच में उसे कुचलने की कसम खाता है। कोच गुओ बीच में आता है। जियांग काई को कहता है कि हार को मर्द की तरह सहे। कोच फिर सोचता है कि शायद वो पंच सिर्फ लकी शॉट था और थ्योरी टेस्ट करने के लिए दूसरे टीम मेंबर शियाओजी का नाम लेता है। अपना नाम सुनते ही एक स्पाइकी हेड लड़का डर से जम जाता है। हालांकि वो फाइटिंग स्टांस ले लेता है, वो साफ तौर पर डर रहा है। 10 मिनट बाद रिजल्ट साफ है। कई मार्शल आर्ट्स टीम मेंबर्स जिम की जमीन पर बेहोश पड़े हैं। लिन जिचन खड़ा है, नोट करता है कि उसने उन पर ज्यादा जोर नहीं डाला और सिर्फ कुछ ब्लोज एक्सचेंज किए। लेकिन जब वो अपना सिस्टम चेक करता है, वो निराश हो जाता है। शुरुआती जीत के अलावा बाकी स्पार्स अचीवमेंट में काउंट नहीं हुए। राइवल काउंट अब भी 1/1000 है। वो रियलाइज करता है कि फ्रेंडली स्पारिंग काफी नहीं है, उसे ऑफिशियल कंपटीशन में राइवल्स को हराना पड़ेगा। जैसे ही वो इस बारे में सोचता है, एक हाथ उसके कंधे पर थप्पड़ मारता है। कोच गुओ पागलपन से मुस्कुराता है। तुम बस 1 महीने से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो और अब से तुम हमारे सबसे ताकतवर पिलर बन चुके हो। कोच गुओ ऐलान करता है कि लिन जिचन सच में जीनियस है। नए कॉन्फिडेंस से भरा कोच कहता है कि लिन जिचन के लीड में उनका स्कूल सबको हरा देगा और इस साल के रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पहला स्थान लेगा। जैसे ही कोच गुओ जश्न मनाता है, लिन जिचन को एक सफाई का लम्हा मिलता है। वो समझ जाता है कि कोच सही कह रहा है। आने वाला टूर्नामेंट एक साथ कई ऑफिशियल अपोनेंट्स का सामना करने का परफेक्ट मौका है। वो निर्णायक बन जाता है, समझ जाता है कि जैसे ही वो ऑफिशियल कंपटीशन में उन्हें हराएगा, हर जीत उसकी प्रोग्रेस में काउंट होगी। उसके विचारों को एक हराया हुआ जियांग काई का उसका नाम पुकारना रोक देता है। होश वापस पाने के बाद जियांग काई खड़ा होता है, लिन जिचन की तरफ इशारा करता है और अपनी हार को फॉर्मली एक्सेप्ट करता है। एक प्रपोजल के साथ वो कहता है कि अब जब वो हार गया है, लिन जिचन उसके साथ कुछ भी कर सकता है, चाहे वो उसे अपनी पॉटी भी खिला दे। वो किसी से डरता नहीं है। उसके अजीब लफ्ज सबको पूरी तरह शॉक्ड और परेशान छोड़ देते हैं। स्पेक्टेटर्स और कोच जल्दी भाग जाते हैं। जियांग काई को अकेला छोड़कर, जो कॉम्प्लेन करता है कि उसका स्पीच खत्म नहीं हुआ था। 1 महीने बाद पीछे न रहने का निर्णय लेते हुए शेन किंगान मार्शल आर्ट्स क्लास ज्वाइन कर लेती है और लिन जिचन के साथ कठोर ट्रेनिंग शुरू करती है। उनका रोजाना रूटीन इंटेंस है। वे 3000 मीटर रन से शुरू करते हैं, फिर 1 घंटे का हैंड टू हैंड कॉम्बैट प्रैक्टिस। उसके बाद स्ट्रेंथ बनाने के लिए सिटअप्स और पुशअप्स करते हैं। हर सेशन को खत्म होने के बाद लिन जिचन शेन किंगान को मसाज देता है और स्ट्रेच करने में मदद करता है ताकि उसकी मसल टेंशन दूर हो। लिन जिचन अपनी ट्रेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो रोज खुद को सीमाओं तक धकेलता है। टूर्नामेंट जीतने और नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट को जल्दी अनलॉक करने के गोल से प्रेरणा पाता है। 1 महीने बाद उनकी मेहनत का इम्तिहान होने वाला है। रीजनल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन आ गया है और निर्णायक लिन जिचन कॉम्पीट करने को तैयार है। टूर्नामेंट मासिव सिटी जिम्नेजियम में है। सेंट्रल फाइटिंग रिंग के चारों तरफ भीड़ भरी हुई। वेटिंग एरिया में मूड टेंस है। कोच गुओ घबराते हुए रोस्टर रिव्यू करता है। शिकायत करता है कि उनका स्कूल शंघाई हाई को सबसे मजबूत टीम शंघाई नंबर 1 हाई के खिलाफ मैच मिला है। एक और टीम मेंबर चिंता बढ़ाता है, बताता है कि उनके अपोनेंट्स में एक फाइटर है जो 100 मीटर डैश को 9 सेकंड से कम में दौड़ सकता है। उन्हें आउट मैच फील कराता है। टीम के लोग मोरल को महसूस करते हुए लिन जिचन शांत तौर पर हाथ उठाता है और पहले फाइट करने का वॉलंटियर करता है। अब भी चिंता में कोच गुओ मान जाता है। जैसे ही लिन जिचन एरिना में जाता है, शेन किंगान साइडलाइन से उसे चीयर करती है, जबकि कोच गुओ मेगाफोन से उत्साह देता है। लिन जिचन लड़ाई के लिए तैयार होता है। उसका अपोनेंट शंघाई नंबर 1 हाई का एक बहुत बड़ा और मस्कुलर स्टूडेंट आगे बढ़ता है। वो लिन जिचन की टैलेंट को मानता है टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए फर्स्ट ईयर होने के बावजूद, लेकिन उसका टोन जल्दी मजाकिया बन जाता है। वो तंज कसता है कि स्टेज छोटे लोगों के लिए नहीं है जो 1.7 मीटर भी नहीं पहुंचा। अपना बाइसेप फ्लेक्स करते हुए वो वादा करता है कि लिन जिचन को साइज और पावर के असली अंतर का एहसास दिलाएगा। रेफरी ड्यूल शुरू करने का सिग्नल देता है। बड़ा प्रतिद्वंद्वी आगे बढ़ता है, एक शक्तिशाली पंच छोड़ता है। उसके शॉक के लिए लिन जिचन पीछे नहीं हटता। वो आसानी से ब्लो को साइड स्टेप करता है और प्रतिद्वंद्वी के सीने पर बस हल्के से एक पाम अटैक करता है। इम्पैक्ट विनाशकारी है। वो विशाल स्टूडेंट अरेना के उस पार उड़ जाता है। हैरानी से चुप रहने के बाद अनाउंसर लिन जिचन की जीत का ऐलान करते हुए कांप जाता है। साइडलाइंस पर शेन किंगान कूद पड़ती है, चिल्लाती है कि उसका शियाओ चेन कितना कमाल का था।
बाकी शंघाई हाई टीम जश्न में डूब जाती है। इस दौरान दूसरी तरफ शंघाई नंबर 1 हाई का कोच गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने हाराए हुए स्टूडेंट को डांटता है कि बिना फुटवर्क यूज किए अंधे की तरह चार्ज करने के लिए। रिंग में वापस लिन जिचन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है जो कंफर्म करती है कि उसने एक और टूर्नामेंट राइवल को हराया है, उसकी रैंकिंग सुधार दी है और एलिमिनेशन काउंट को 2/1000 ले आया है। वो मुट्ठी बांध लेता है, संतुष्ट कि ये मैच उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ओपोजिंग कोच इसे रोकने का निर्णय लेते हुए अपने अगले फाइटर को बुलाता है, एक लड़के का नाम चेन फेंग, और उसे ऑर्डर देता है कि फर्स्ट ईयर को जल्दी से जल्दी कुचल दे। चेन फेंग शांत तौर पर मान जाता है। वो स्टेज पर चढ़ता है और रेडी स्टांस ले लेता है। पहले वाले फाइटर से कहीं ज्यादा कंपोज दिखता है। अनाउंसर दूसरे ड्यूल को शुरू करने का सिग्नल देता है। चेन फेंग तुरंत अपनी सुपीरियर टेक्निक दिखाता है, अविश्वसनीय स्पीड से हिलता हुआ और अटैक्स की बौछार शुरू कर देता है। लिन जिचन शांत तौर पर असॉल्ट का सामना करता है, एक हाथ से पावरफुल किक ब्लॉक करता है, लेकिन ब्लॉक की ताकत से चेन फेंग हवा में तेजी से घूम जाता है और अरेना की जमीन पर सख्त गिरता है। बेहोश मेडिक स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आते हैं और चेन फेंग को ले जाते हैं, कहते हुए कि उसे हेड स्कैन की जरूरत है। भीड़ हैरान रह जाती है। वे आपस में बातें करते हैं, सवाल करते हुए कि अभी क्या हुआ और स्पेकुलेट करते हुए कि शंघाई हाई का स्टूडेंट इंसेंटली लकी होगा। कुछ गुस्साए दर्शक चिल्लाते हैं कि टूर्नामेंट रिग्ड है, रिफंड मांगते हुए, लेकिन शंघाई नंबर 1 हाई का कोच बेहतर जानता है। अपना सिर पकड़ते हुए निराश, वो डरावने एहसास के साथ रियलाइज करता है कि ये लक नहीं है, शंघाई हाई का फर्स्ट ईयर असली चीज है। वेटिंग एरिया में वापस कोच के पास नया स्ट्रैटेजी है। वो अपने अगले फाइटर को बुलाता है, एक स्पाइकी हेड लड़के का नाम गाओ फेई, और उसे सख्त ऑर्डर देता है कि पूरी तरह डिफेंस पर फोकस करे, चेतावनी देते हुए कि हार नहीं सह सकते। गाओ फेई हालांकि कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। वो शांत तौर पर कोच को कहता है कि चिंता मत करो, वादा करता है कि वो जीतेगा। जैसे ही वो रिंग की तरफ जाता है, गाओ अंदर ही अंदर लिन जिचन की जीतों को खारिज कर देता है। वो मानता है कि प्रतिद्वंद्वी स्ट्रॉन्ग नहीं है और सिर्फ ट्रिक से जीता है। अपनी सुपीरियर स्पीड से 100 मीटर डैश को 9 सेकंड से कम में दौड़ना और ज्यादा एक्सपीरियंस से वो यकीन करता है कि हार नहीं सकता। भीड़ कांप रही है। दर्शक गाओ फेई की रेपुटेशन के बारे में बात करते हैं, उसकी स्पीड पर हैरान होते हुए। एक इंसान बताता है कि उसके पिता जीन फ्यूजन यूजर हैं, जो उसकी एनहेंस एबिलिटीज एक्सप्लेन करता है। उन्हें लग रहा था कि लिन जिचन का इम्प्रेसिव रन खत्म होने वाला है, हालांकि वे उसकी ग्रेट पोटेंशियल को मानते हैं। अनाउंसर ड्यूल शुरू करने का सिग्नल देता है। कोच की इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करते हुए गाओ तुरंत ऑफेंसिव पर जाता है। लिन जिचन पर वो रैपिड स्ट्राइक से फॉलो अप करता है, अपनी स्पेशल टेक्निक छोड़ता है, फ्लोइंग वाटर शैटरिंग रॉक फिस्ट। उसका कोच गुस्से से देखता है और चिल्लाता है। गाओ डिफेंस का मजाक उड़ाता है, यकीन करता है कि जीनियस जैसे उसे इसकी जरूरत नहीं। इस दौरान लिन जिचन आसानी से ब्लो से बच जाता है, टेक्निक को इंटरेस्टिंग मानता है और फैसला करता है कि इसी वक्त सीख ले। गाओ फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि एक भी हिट नहीं लगा पाता। वो सांस फूलते हुए रुक जाता है और सोचता है कि कैसे लिन जिचन उसके सारे हमलों को डॉज कर रहा है। बेपरवाह लिन जिचन शांत तौर पर पूछता है कि क्या उसके पास और कोई मूव्स हैं। गुस्से में गाओ और एक डेस्परेट बैरेज ऑफ पंचेस छोड़ता है। वही प्रेडिक्टेबल मूव्स देखकर लिन जिचन सोचता है कि ऑब्जर्वेशन का समय खत्म। वो कहता है ठीक है तो इसे खत्म करते हैं, और वो गांव के पेट पर एक जबरदस्त किक मारता है। भीड़ फिर से हैरानी से चुप रह जाती है। चुप्पी को शंघाई हाई सपोर्टर्स की गर्जना से तोड़ा जाता है। कोच गो और शेन किंगान खुशी से पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कि उनका शियाओ चेन एक बीस्ट है और तीसरी कंसेक्यूटिव विक्ट्री का जश्न मनाते हैं। बाकी टूर्नामेंट ऐसे ही आसानी से चलता जाता है। अगले कुछ प्रतिद्वंद्वी तो और भी कमजोर होते हैं। वो हर एक को आसानी से हरा देता है और जल्दी ही अकेले ही प्रतिद्वंद्वी टीम के 5 फाइटर्स को हरा देता है। अगले 2 दिनों में कहानी कुछ इसी तरह की रहती है। वो अपनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस जारी रखता है, अकेले ही 2 और स्कूलों को हरा देता है। अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन की वजह से वो शंघाई हाई को चैंपियनशिप जीतने की लीड करता है। वो और उसकी टीम गर्व से अपने मेडल्स और ट्रॉफी के साथ पोज करते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना सिस्टम चेक करता है, उसका राइवल काउंट सिर्फ 16/1000 है। वो निराश होकर रियलाइज करता है
कि इस रेट से नेचुरल सिलेक्शन एट्रीब्यूट अनलॉक करने में सालों लग जाएंगे। तभी अचानक कोच गुओ हीरो को पैसा ऑफर करता है और हीरो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इतना पैसा देखकर उसे उम्मीद नहीं थी कि कोच गुओ इतना जेनरस होगा, लेकिन उसे टूर्नामेंट प्राइज मनी का बड़ा हिस्सा मिल जाता है, पूरे 20,000 यूएन। इसे एकेडमिक कॉम्पिटिशन्स के प्राइज मनी के साथ मिलाकर अब उसके पास करीब 30,000 यूएन है। वो पैसा ज्यादा देर टिकता नहीं, वो तुरंत सुपरमार्केट में सारा खर्च कर देता है एक बड़ी सप्लाई घोस्ट शैडो स्क्विड मीट पर। अगले कई हफ्तों तक वो हर मील में महंगा मीट खाता रहता है। 30 जिन कंज्यूम करने के बाद उसका कोडेक्स अनलॉक प्रोग्रेस घोस्ट शैडो स्क्विड के लिए 33% पहुंच जाता है। उसकी इंटेंसिव ट्रेनिंग और बीस्ट मीट कंजम्पशन काम आती है। वक्त तेजी से गुजर जाता है और जल्दी ही वो और शेन किंगान शंघाई के मिडिल स्कूल डिवीजन से ग्रेजुएट हो जाते हैं। लेकिन जब हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स आते हैं, उनके रास्ते अलग होने वाले लगते हैं। एक दिल तोड़ने वाली शेन किंगान अपने कमरे में बैठी रो रही है। वो लिन जीचन से पूछती है कि क्यों इतनी मेहनत के बाद वे अब एक ही हाई स्कूल नहीं जा सकते। वो एक्सप्लेन करता है कि जबकि वो लिबरल आर्ट्स और मार्शल आर्ट्स दोनों में फर्स्ट रैंक पर था, बस उसके मार्शल आर्ट्स स्कोर एलिट क्लास के लिए शंघाई हाई में काफी नहीं थे। वो पूछती है कि अब क्या होगा। लिन जीचन कहता है कि शंघाई हाई का प्रिंसिपल उसके घर आ रहा है, शायद उसे रिक्रूट करने, और पूछता है कि क्या वो साथ आएगी। बेबस महसूस करते हुए वो आंसुओं से कहती है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल साफ तौर पर सिर्फ उसके लिए आ रहा है। उसका हाथ पकड़ते हुए लिन जीचन उसे खड़ा करता है और कमरे से बाहर ले जाता है। वो कहता है कि चिंता मत करो, उसके पास एक प्लान है। शंघाई हाई का प्रिंसिपल लिन जीचन के घर आता है। वो, उसकी माँ और शेन किंगान उसके भविष्य के बारे में कई घंटों तक बात करते हैं, प्रिंसिपल ये बताते हुए कि वो कितना चाहती है कि वो उसके स्कूल में रहे। मीटिंग खत्म होने पर प्रिंसिपल जाने के लिए खड़ी होती है। आखिरी ऑफर के तौर पर वो लिन जीचन को कहती है कि अगर वो रहने को मान जाए तो वो कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करेगी। मौके को पकड़ते हुए लिन जीचन अपनी एक ही शर्त बताता है, शेन किंगान को उसी क्लास में उसके साथ कंटिन्यू करने देना होगा। प्रिंसिपल घबराए हुए शेन किंगान को देखती है और उसका नाम कंफर्म करती है। बिना हिचकिचाहट के वो मान जाती है। मुस्कुराते हुए वो दोनों को कहती है कि नए स्कूल साल के लिए शंघाई हाई में साथ रिपोर्ट करो। खुशी से पागल होकर लिन जीचन और शेन किंगान उसे शुक्रिया कहते हैं। हाई स्कूल का भविष्य सुरक्षित होने पर लिन जीचन अपने आखिरी जूनियर हाई मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। जैसे ही उम्मीद थी, उसकी ओवरवेलमिंग पावर आसानी से उसकी टीम को एक और चैंपियनशिप जीतने की तरफ ले जाती है। वो फैसला करता है कि प्राइज मनी को घोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स अनलॉक करने के लिए यूज करे। वो सिर्फ 20% दूर था। जानते हुए कि क्या हो सकता है, वो सुरक्षा के लिए शंघाई के बाहर एक सिक्लूडेड फॉरेस्ट में जाता है। वक्त बर्बाद न करते हुए वो आखिरी स्क्विड मीट से लाइफ एसेंस डिवोर करना शुरू कर देता है। एक पावरफुल ब्लू एनर्जी उसे घेर लेती है। उसकी आंखें फैल जाती है जैसे ही उसे आखिरी सर्ज ऑफ पावर महसूस होती है और कोडेक्स प्रोग्रेस बार 100% पहुंच जाता है। एक नई नोटिफिकेशन ऐलान करती है कि उसने घोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स अनलॉक कर लिया है और एक नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट प्राप्त किया है, ब्लेसिंग ऑफ लिक्विड अफिनिटी। ये एबिलिटी उसकी पानी के साथ आजाद तौर पर हिलने और यहाँ तक कि गायब होने देती है। लेकिन जैसे ही पावर सेटल होती है, स्क्विड टेंटिकल्स पकड़े हुए महसूस करता है। लिन जीचन अपनी नई एबिलिटी को पास के तालाब में टेस्ट करता है। वो पाता है कि ब्लेसिंग ऑफ लिक्विड अफिनिटी के कुछ फायदे हैं। वो लंबे समय तक भीग सकता है बिना स्किन के रिंकलिंग के, और स्विमिंग बहुत आसान हो जाती है रिड्यूस्ड वाटर रेसिस्टेंस से। लेकिन कोई और नोटिसेबल इफेक्ट्स नहीं है। वो पानी में बैठता है और ये जस्टिफाई करता है कि चूंकि घोस्ट शैडो स्क्विड लो टियर बीस्ट है, तो एबिलिटी पावरफुल न होने से ये फेयर है। वो निर्णय लेता है कि बेहतर एट्रीब्यूट्स पाने के लिए उसे या तो हायर ग्रेड बीस्ट मीट के लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे या इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि पावरफुल वाइल्ड म्यूटेंट बीस्ट को खुद शिकार कर सके। टेरिफाइंग जायंट म्यूटेंट रैट्स की याद उसकी संकल्प को मजबूत करती है और वो मुट्ठी बांध लेता है, स्ट्रॉन्ग बनने का निर्णय लेते हुए। स्कूल शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी होने पर लिन जीचन की माँ और शेन किंगान का परिवार एक ट्रिप पर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे ओशन में खड़े होते हैं, शेन किंगान कांप उठती है और शिकायत करती है कि समुद्र का पानी बहुत ठंडा है। लिन जीचन हालांकि बिल्कुल घर जैसे महसूस करता है। वो उसे कहता है कि धीरे से आदत डाले और फिर पानी में डुबकी लगा देता है, पानी के नीचे अविश्वसनीय स्पीड से तैरता हुआ। जैसे ही वो हिलता है, उसका सिस्टम उसे स्विमिंग और डाइविंग के लिए स्टैट पॉइंट्स देता है। किनारे से घबराई हुई शेन किंगान चिल्लाती है, मांग करती है कि वो उसे तैरना सिखाए। लिन जीचन पानी से सर निकालता है। अचानक याद आता है कि उसकी दोस्त को अभी तक तैरना नहीं आता।
वो धैर्य से उसे बेसिक सिखाना शुरू करता है। उसे लग रहा था कि पहली बार होने के कारण वो स्ट्रगल करेगी, लेकिन शेन किंगहान उसे गलत साबित करती है। वो उत्साह से चिल्लाती है कि तैरना कितना आसान है और उसे तुरंत सीख लिया, आसानी से डुबकी लगाती हुई। वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैरती है और सर निकालते हुए शौक वाली नजर से देखती है। लिन जिचन शौक में देखता रहता है। जैसे ही उसके आसपास का पानी से अजीब नीला ऑरा निकलने लगता है। सर निकालने के बाद वो उत्साह से उसे बताती है कि कितना अमेजिंग लग रहा है। वो एक बहुत ही अजीब बात करता है कि पानी के नीचे आंखें खोलने से आम तौर पर जलन होती है, लेकिन उसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा। असल में उसे पानी ठंडा और प्रसन्न महसूस होता है। उसके लफ्ज लिन जिचन को गहरी सोच में डाल देते हैं। वो उसे तैरते हुए दूर जाते देखता है, सिचुएशन को अनयूजुअल मानता हुआ। वो सोचता है कि पानी का नेचुरल टैलेंट होने के बावजूद इतनी जल्दी सारी स्किल्स को मास्टर करना कतई मुमकिन नहीं है। उसकी रैपिड लर्निंग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अचानक एक रियलाइजेशन उसके दिमाग को स्ट्राइक करता है। वो नर्वस होने से हमेशा बिस्तर में टॉयलेट करने की प्रॉब्लम के बारे में सोचता है। उसे लग रहा था कि ये उसकी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि असल में एक पावरफुल इनेट वाटर अफिनिटी का साइन है जिसके साथ वो पैदा हुई है। ये आइडिया उसे उत्साहित कर देता है। वो कन्विंस्ड हो जाता है कि वो शायद कोई स्पेशल कल्टिवेशन बॉडी रखती है, जैसे उसके पेरेंट्स के नॉवेल्स के कैरेक्टर्स फेरी के बारे में बोला जाता है। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वो डाइविंग जारी रखते हैं। उसकी परफॉर्मेंस उसे और भी शॉक करती है। जैसे ही वे अंडर वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं, वो नोट करता है कि वो 10 मिनट से ज्यादा सांस रोके हुए हैं। एक बिगिनर जैसे शेन किंगहान के लिए ये अविश्वसनीय और इम्पॉसिबल वाली बात है। जैसे ही वे तैरते हैं, शेन किंगहान का चेहरा अचानक बदल जाता है। पानी में उसके आसपास एक अजीब घूमता हुआ आवाज वाइब्रेट करने लगती है। दोनों ऊपर देखते हैं और उसका सोर्स या फिर इसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे अचानक से पानी से सर निकालते हैं और शेन किंगहान चीख उठती है। जैसे ही चमकता नीला पानी उसके आसपास घूमने लगता है। कुछ समय बाद वे बीच पर चलते हैं। लिन जिचन पूछता है कि तब क्या हुआ था। कांपते हुए उसकी दोस्त एक्सप्लेन करती है कि पानी के नीचे उसे अजीब और भयंकर आवाजें अपने कानों के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। वो उसे तसल्ली देता है और पूछता है कि कैसी आवाजें थी। वो बताती है कि वो भाषा या लैंग्वेज समझ नहीं पाई, लेकिन ये एक फीमेल वॉइस थी जो नॉनस्टॉप गूंजती रही जब तक वो सर निकाल नहीं आई। डरी हुई शेन किंगहान को शांत करने के लिए लिन जिचन उसे होटल रूम में वापस ले जाता है। बाद में वो ऑनलाइन सर्च करता है समुद्र में किसी स्ट्रेंज फीमेल वॉइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो परेशान हो जाता है और नींद न आने पर वो अपनी बेचैन एनर्जी को ट्रेनिंग में लगा देता है। जैसे ही वो 1000 वेटेड सिटअप्स करता है, उसे अचानक पावर का सर्ज महसूस होता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ऐलान करती है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। वो अब ऑर्डिनरी टियर 5 में एडवांस हो गया है। हैरान लेकिन खुश वो अपनी नई ताकत के बारे में सोचता है। उसकी आंखों में एक चमक आती है। जैसे ही वो मुट्ठी बांध लेता है, वो फील कर पाता है कि अब वो कुछ बीस्ट को नंगे हाथों से भी फाड़ कर रख सकता है। अपनी नई लिमिट्स टेस्ट करने के उत्सुक में वो रात के खाली बीच पर जाता है। टेस्ट करते हुए पता चलता है कि उसका 100 मीटर डैश टाइम सिर्फ 3.64 सेकंड पर गिर गया है और वर्टिकल जंप 6.98 मीटर तक बढ़ गया है। अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए वो पास की गाड़ी ढूंढता है और समझ पाता है कि अब वो 1600 किलो का व्हीकल भी बस अपने एक हाथ से उठा सकता है। इस नई प्रोग्रेस के साथ उसकी जिंदगी आगे बढ़ जाती है। वेकेशन खत्म होता है और वह और शेन किंगहान शंघाई में हाई स्कूल शुरू करते हैं। पहले दिन वे क्लास ड्यूटी के लिए जल्दी पहुंचते हैं। 2 नई फीमेल क्लासमेट्स तुरंत उसे पहचान लेती है। उत्साह से विस्पर करती है कि वो कितना हैंडसम है और कितनी लकी है कि आज उनकी ड्यूटी उसके साथ पड़ी है। जबकि हीरो हैरान है कि क्लासमेट्स उसे जानते हैं। एक और अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। सिर्फ क्लास ड्यूटी करने से एक नया सिस्टम क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है। अचीवमेंट में 1000 कोऑपरेटिव टास्क पूरे करने हैं और उसे एक नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिलेगा, सोशल बीस्ट। वो शेन किंगहान के साथ क्लासरूम साफ करता है और सोचता है कि ये नया एट्रीब्यूट उसकी कैसे मदद करेगा और ताकत बढ़ाने में। वो मौके को पकड़ता है और स्कूल के बाद सुपरमार्केट में जाता है। अब जब उसका घोस्ट शैडो स्क्विड कोडेक्स अनलॉक हो गया है, वो जानता है कि नई एबिलिटी के लिए टारगेट चुनने का समय आ गया है। जैसे ही वो बीस्ट मीट सेक्शन में कुछ ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था, उसकी नजर एक नई आइटम पर अटक जाती है। रेफ्रिजरेटेड केसेस में एक सैवेज जायंट ईगल का पैकेज मीट है जिसकी कीमत 1998 रुपए प्रति पीस थी। एक उत्साह भरी मुस्कान हमारे हीरो के चेहरे पर फैल जाती है।
वो पैकेज उठाता है और फैसला लेता है कि यही उसका अगला टारगेट जीन बनेगा। जायंट ईगल एक हायर टियर बीस्ट है जो घोस्ट शैडो स्क्विड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका विजन बहुत ही पावरफुल है, नॉर्मल ह्यूमंस के विजन से 30 गुना तेज होता है। इस वजह से ये एक जबरदस्त हंटर है जो सबसे तेज शिकार को भी बहुत ही निपुणता से पकड़ सकता है। अपने रूम में लिन ईचन ईगल का मीट एग्जामिन करता है। वो डिसाइड करता है कि इसकी गाइड बुक अनलॉक करना एक अच्छा गोल होगा, क्योंकि इसकी ताकत पर देखना की शक्ति असली कॉम्बैट में बहुत बड़ा एडवांटेज देगी। साथ ही इसका कीमत सिर्फ 2000 प्रति पैक है, जो उसके लिए ठीक ठाक है। लिन ईचन अपना हाथ मीट पर रखता है और उसके आसपास ब्लू एनर्जी सरफाउंड हो जाती है। तभी सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने सैवेज जायंट ईगल की लाइफ एसेंस का थोड़ा सा हिस्सा डिवोर कर लिया है। इससे उसका नई गाइड बुक का 1% अनलॉक हो जाता है। कुछ कैलकुलेशंस के बाद उसे पता चलता है कि सिर्फ एक पैक मीट से केवल 1% प्रोग्रेस मिल रहा है। मतलब पूरी गाइड बुक अनलॉक करने के लिए उसे 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। और वो रोते हुए सोचता है कि हाई स्कूल टूर्नामेंट का प्राइस मनी मिडिल स्कूल से बहुत ज्यादा होगा। इसलिए उसके अंदर नई डिटर्मिनेशन आ जाती है कि वो कॉम्पिटिशन्स में और मेहनत करेगा ताकि पैसे कमा सके और सैवेज जायंट ईगल कोडेक्स को अपने सेकंड ईयर से पहले अनलॉक कर सके। समर वेकेशन खत्म होने के बाद लिन ईचिन की हाई स्कूल लाइफ शंघाई हाई में स्टार्ट होती है। पहले दिन टीचर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मार्शल आर्ट्स टीचर, मैकेनिकल टीचर, जीन फ्यूजन टीचर और सर्वाइवल टीचर। फिर स्टूडेंट से अपना इंट्रोडक्शन करवाने को कहा जाता है। पहले एक पर्पल लॉन्ग हेड बाल वाली लड़की चू यूयू टोंग बोलती है कि उसकी स्पेशलिटी आर्ट्स में है। उसके बाद एक एनर्जेटिक पिंक हेड गर्ल जोंग या अपनी बताती है कि उसे एनिमे, कॉस्प्ले और स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। फिर एक और लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो घर पर वीडियो गेम्स खेलना पसंद करता है। अब शेनिंग हान की बारी आती है। सारे लोग उसे बहुत गंभीरता से देख रहे थे। इसका कारण वो काफी नर्वस हो जाती है, घबराकर ब्लश करती है, बस अपना नाम बोलती है, शेनिंग हान, और उसे ड्राइंग पसंद है। लास्ट में लिन जिचिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो अपना कुछ भी एक्सपोज नहीं करता। कुछ समय बाद एक नई फीमेल क्लासमेट ब्राउन हेड चू रुई शेनिंग हान के पास आती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। चू रुई शेनिंग हान से उसका एंट्रेंस एग्जाम स्कोर पूछती है। शेनिंग हान थोड़ी नर्वस होते हुए बताती है कि उसने 709 पॉइंट स्कोर किए। चू रुई इम्प्रेस होकर कहती है कि शेनिंग हान का स्कोर उसका अपने से 10 पॉइंट ज्यादा है। उसका स्कोर तो सिर्फ 698 है। फिर चू रुई फिजिकल फिटनेस के बारे में भी पूछती है। वो बता देती है कि उसने 100 में से 95 स्कोर किया है। ये सवाल शेनिंग हान को और ज्यादा अनकंफर्टेबल बना देता है। वो कंफ्यूज होकर बोलती है कि उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं था। असल में अंदर से पैनिक में थी, क्योंकि उसका स्कोर सिर्फ 79 था, जो कि इतना कम है कि वो इस क्लास में एडमिशन नहीं ला सकती। इसीलिए वो बोलने में हिचक रही थी। चू रुई या स्थिति से अनजान उसका नंबर गेस करती रहती है, 94 या 93 के आसपास। शेनिंग हान सिर्फ शर्म से नीचे देखती है और चुपके से बताती है कि उसका स्कोर और भी कम था। फिर चू रुई लो 80s में गेस करती रहती है, जिसकी वजह से शेनिंग और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बस इस स्थिति से निकलना चाहती थी। अचानक एक हाथ डेस्क पर जोर से गिरता है। चू रुई थोड़ी शॉक हो जाती है। असल में लिन जिचिन का हाथ होता है। वो स्मूथली लीन करता है और फ्लस्टर्ड चू रुई से कहता है कि क्या वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकती है। चू रुई सरप्राइज होकर और एक्साइटेड होकर हाँ कर देती है, क्योंकि एक हैंडसम लड़का उसे अटेंशन दे रहा था। शेनिंग हान अपनी सीट से राहत की सांस लेती है। वो एक स्माइल के साथ लिन जिचिन को देखती है और आंखों से ही उसे थैंक यू कहती है। फिर लिन जिचिन दूसरे मेल क्लासमेट हेयू से भी कांटेक्ट एक्सचेंज कर लेता है। सबको ऐड करने के बाद वो एक 4 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप चैट बनाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि ग्रुप सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, जिसका कारण से उसका एक कोऑपरेटिव टास्क कंप्लीट हो गया। उसका प्रोग्रेस अब सोशल एनिमल अचीवमेंट में 2/1000 हो गया। लिन जिचिन सोचता है कि ये क्वेस्ट सरप्राइजिंगली इजी है। कुछ समय बाद सब एक दूसरे का बैकग्राउंड लेकर बात करते हैं। हेयू बताता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी से है और एक प्रेस्टिजियस मार्शल आर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता है, जो एक डोजो चलाते हैं। डोजो मतलब तुम जिम सोच सकते हो। वो प्राउड होकर बताता है कि उसने नानवन सिटी यूथ मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में 8वां प्लेस भी होल्ड कराया है। चू रुई अपना बैकग्राउंड बताती है कि उसका फैमिली एक कपड़ा फ्रेंचाइज का ओनर है, मतलब वो काफी अमीर खानदान से है। फिर लिन जिचिन और शेनिंग हान भी अपने अपने बारे में बताते हैं और बहुत ही जल्द उनकी दोस्ती पक्की हो जाती है। जब सब कंफर्टेबल होने लगते हैं, हेयू पूछता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट क्लास में कौन है। चू रुई तुरंत पॉइंट करती है लिन जिचिन की तरफ। वो बताती है कि लिन जिचिन ने एंट्रेंस एग्जाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप स्कोर किया था।
ये बात हेयू को शॉक कर देती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसका नया फ्रेंड इतना ग्रेट है। तभी हेयू बताता है कि न्यूयॉर्क सिटी से आए हुए 2 टॉप स्टूडेंट्स के बारे में। पहला एक ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का है, वोंग शुओयर, जो नानवन सिटी का 3rd रैंक स्टूडेंट है। वो 100 मीटर डेश सिर्फ 7.98 सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है। दूसरा एक बड़ा मस्कुलर पहलवान लड़का है, लू गांग, जो बहुत ही नेचुरल सुपर पावर रखता है और वो आसानी से एक 300 किलो का बारबेल एक हाथ से उठा सकता है। शेनिंग हान और शुई दोनों पूरी तरह से शॉक्ड और इम्प्रेस होती है, लेकिन लिन जिचिन बिल्कुल शांत रहता है। अपने मन में सोचता है कि ये सब नंबर्स का अचीवमेंट तो उसने एलिमेंट्री स्कूल में ही पार कर लिए थे। फिर बेल बजती है और नेक्स्ट क्लास में सारे टेक्स्ट बुक्स दिए जाते हैं। इस सेमेस्टर में टोटल 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स, जीन फ्यूजन, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन और जंगल का सर्वाइवल टेक्निक्स। लिन जिचिन फ्री टाइम का इस्तेमाल अपने ट्रेनिंग के लिए करता है। उसे दौड़ते हुए याद आता है उस डेंजरस रैट गॉड कल्ट के बारे में। पुलिस ने सिर्फ लोअर लेवल के कुछ कल्ट के लोगों को पकड़ पाया है, लेकिन उनका लीडर रैट किंग अभी भी फ्री है। ये रियलिटी उसकी डिटर्मिनेशन को और बढ़ा देती है। वो अपना फिस्ट टाइटली बंद करता है और डिसाइड करता है कि अपनी पावर को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ाएगा और 6th ईयर तक पहुंच जाएगा, जो उसके हिसाब से रैट किंग को फेस करने के लिए काफी होगा। पहली प्रैक्टिकल क्लास होती है वाइल्डरनेस सर्वाइवल की। टीचर सारे स्टूडेंट्स को एक जंगल एरिया में गैदर करता है और पूछता है, क्या किसी को फायर बनानी आती है वुड को ड्रिल करते हुए? हेयू मन ही मन कहता है, ये क्या सिखा रहा है, ये सब बिल्कुल यूजलेस चीजें हैं। तभी सबको सरप्राइज करते हुए वोंग शुओ और लू गांग सफलतापूर्वक वुड को ड्रिल करके आग जलाने में सक्षम हो पाते हैं। टीचर इम्प्रेस होकर पूछता है, कैसे सीखा? लू गांग बताता है कि समर कैंप में सीखा और वोंग शुओयर बोलता है कि ऑनलाइन वीडियो देखकर अपने आप सीख लिया। फिर लिन जिचिन भी आसानी से अपनी स्मॉल ग्रुप को वही टेक्निक सिखा देता है और सब काफी खुश होते हैं। बाद में मार्शल आर्ट्स क्लास में टीचर याओ युआनफोंग अनाउंस करते हैं कि स्पेशल ब्रीथिंग और कल्टीवेशन टेक्निक सिखाएंगे। वोंग शुओ और लू गांग प्राउडली बोलते हैं कि वे पहले से ही ये सब सीख चुके हैं और थोड़े शो ऑफ करते हुए बहुत अजीब तरीके से दिखाते हैं, लेकिन ये देखकर सारे बाकी के स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं। लिन जिचिन ये सब सबसे लो प्रोफाइल रखते हुए बाहर रहता है। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन मैकेनिकल मॉडिफिकेशन क्लास में टीचर फे अनाउंस करते हैं कि आज उनका सरप्राइज टेस्ट होगा ताकि उनका प्रोग्रेस चेक किया जा सके। टॉप 3 के लिए कैश प्राइज भी रहेगा। 888 युआन पहले स्थान के लिए, 666 युआन दूसरे स्थान के लिए और 333 युआन तीसरे स्थान के लिए। लिन जिचिन की आंखें चमक उठती है जब उसने प्राइज मनी के बारे में सुना। उसे समझ में आता है कि फर्स्ट प्लेस का रिवार्ड इतना है कि आधा जिन एक्सपेंसिव सैवेज जायंट ईगल मीट खरीद पाएगा। सब मोटिवेट हो जाते हैं। एग्जाम के बाद नेक्स्ट क्लास में भी कोइंसिडेंटली जीन फ्यूजन टीचर ल्यू डोरेन भी सरप्राइज टेस्ट लेने का डिसीजन लेता है। बिल्कुल उसी कैश प्राइज का अनाउंसमेंट करता है। दोनों टफ एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स बिल्कुल थक चुके होते हैं। हेयू अपने डेस्क पर गिर पड़ता है। लगता था कि उसकी जान ही निकल गई हो। उसका मानना था एग्जाम बहुत हार्ड था। साइड से कोई एक लड़की कह रही होती है, पास कर जाए तो बड़ी बात है। तभी दूसरी तरफ विंडो के पास वोंग शुओयर और लू गांग अपने अपने बढ़ाई करते हैं, जोर जोर से बोलते हुए। लू गांग पूछता है वोंग शुओयर से कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। वोंग शुओयर कॉन्फिडेंटली बोलता है कि शायद 95 स्कोर करेगा क्योंकि सिर्फ लास्ट पार्ट में थोड़ी दिक्कत आई थी। लू गांग भी कैजुअली एग्री करता है कि उसका भी वैसे ही स्कोर बनेगा। इन दोनों की बढ़ाई सुनकर हेयू अपनी मुट्ठी टाइट करके उनकी तरफ गुस्से से घूरता है और सोचता है कितना अच्छा होता अगर इनका चेहरा पर एक एक मारा जा सकता। मैकेनिकल टीचर कुछ समय बाद टेस्ट के रिजल्ट्स की घोषणा करता है। वो स्कोर पढ़ता है और बताता है कि ग्वान लिंग को 52 अंक मिले हैं और वो फेल हो गया। वहीं शेन किंगहान 61 अंकों के साथ बहुत नजदीकी से पास हो जाती है। शेन किंगहान उत्साह से लिन जिचन की ओर देखती है और बताती है कि वो पास हो गई। लिन जिचन उसे रिजल्ट के लिए बधाई देता है। टीचर आगे पढ़ता है, हियू ने शानदार 88 अंक हासिल किए हैं। उसके सारे दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। हियू खुशी से कहता है कि वो बस लकी था। वो बताता है कि तीसरे स्थान के 333 युआन के इनाम से आज वो सबको ट्रीट देगा। इसके बाद टीचर पुष्टि करता है कि लू गैंग और वांग शोजियर दोनों ने एकदम समान 95 अंक हासिल किए, जैसा कि उन्होंने पहले अनुमान लगाया था। वो उनकी तारीफ करता है कि वे सिर्फ एक सवाल का जवाब न दे पाने की वजह से परफेक्ट स्कोर से चूक गए। वांग आत्मविश्वास से कहता है कि अगर उसे 10 मिनट और मिलते तो वो आखिरी सवाल भी हल कर लेता। लू गैंग उसकी बात से सहमति जताता है। उनकी बड़ाई सुनते हुए हियू निराश हो जाता है,
लेकिन खुद को तसल्ली देता है कि कम से कम तीसरा स्थान तो उसका है। लेकिन तभी टीचर एक चौंकाने वाला रिजल्ट बताता है। वो कहता है, ये टेस्ट बहुत मुश्किल होने के बावजूद एक स्टूडेंट ने परफेक्ट स्कोर हासिल किया है। उसका नाम है लिन जिचन, जिसने 100 में से 100 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया। वांग शुओ और लू गैंग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। बाकी क्लास तालियों और हर्षोल्लास से गूंज उठती है। दूसरी ओर हियू को अब तीसरा स्थान भी नहीं मिलता। वो बहुत हैरान होता है, लेकिन मन ही मन मानता है कि लिन जिचन उसका दोस्त है और वो पूरी तरह से एक अलग स्तर पर है। शेन किंगहान और चू रुई उसकी जीत को शंघाई का गौरव कहते हुए जश्न मनाते हैं। लेकिन लिन जिचन तारीफों को नजरअंदाज करते हुए इनाम पर ध्यान देता है। वो हाथ उठाकर टीचर काई से पूछता है कि कैश प्राइज कब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टीचर वादा करता है कि बाद में भेज देगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लिन जिचन का पैसों पर इतना ध्यान देना अजीब लगता है। 1 घंटे बाद जीन फ्यूजन के एग्जाम के रिजल्ट्स की घोषणा होती है। टीचर युआन स्कोर पढ़ता है। इस बार नुआन शहर के लू गैंग ने 81 और वांग शुओ जियर ने 83 अंक हासिल किए। भले ही ये अच्छे स्कोर हैं, लेकिन इन जीनियस लोगों के लिए ये काफी कठिन था। दोनों निराश हो जाते हैं। इसके उलट शेन किंगहान 78 अंकों के साथ टॉप 5 में अपनी जगह बना लेती है और चू रुई के साथ बहुत खुश हो जाती है। और इस बार भी क्लासमेट्स को चौंकाते हुए लिन जिचन फिर से परफेक्ट स्कोर लाता है और आसानी से पहला स्थान हासिल कर एक और इनाम जीत लेता है। लिन जिचन की ये दूसरी जीत हियू, वांग शुओ जियर और लू गैंग के आत्मविश्वास को बड़ा झटका देती है। अपनी हार स्वीकार न कर पाने के कारण वांग शुओ और लू गैंग सवाल उठाते हैं कि इतने मुश्किल टेस्ट में कोई फुल मार्क्स कैसे ला सकता है। वे खुलकर सुझाव देते हैं कि लिन जिचन को जवाब पहले से ही पता होंगे। टीचर काई युआन तुरंत उनके आरोपों को खारिज करता है और साफ साफ कहता है कि ये असंभव है। वो बताता है कि उसने हर सवाल को खुद डिजाइन किया है और उनके जवाब ऑनलाइन कहीं उपलब्ध नहीं है, इसलिए चीटिंग संभव नहीं है। दोनों अवाक रह जाते हैं। इधर बाकी क्लासमेट्स अब उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। हियू और चू रुई हंसते हुए वांग शुओ और लू गैंग का मजाक उड़ाते हैं कि वे बुरे हारे हुए हैं। हियू उन्हें ताने मारता है कि वे मिलकर जीनियस का नाम और नुआन शहर की इज्जत डुबो रहे हैं। चू रुई जोड़ता है कि असंस्कृत भद्दे दिखने वाले लोग हमेशा खुद को कोई 30 मार खा समझते हैं। फिर समय बीतता है और लंच के बाद वाइल्डरनेस सर्वाइवल का प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है। टीचर चुंगबे बताता है कि इनाम वही होंगे, टॉप 3 के लिए कैश प्राइज। एग्जाम के 3 हिस्से होंगे, चढ़ाई, तैराकी और लकड़ी से घर्षण द्वारा आग जलाना। अकादमिक टेस्ट में हारने के बाद वांग शुओ जियर लू गैंग से कहता है कि उन्हें प्रैक्टिकल एग्जाम में वापसी करनी होगी। लू गैंग सहमति जताता है और दोनों लिन जिचन को घूरते हैं। इस बार वे कसम खाते हैं कि किसी भी हाल में जिचन को हराएंगे, तभी उनका मन शांत होगा। पहला एग्जाम चढ़ाई से शुरू होता है और जैसी उम्मीद थी, लिन जिचन की बेहतरीन शारीरिक क्षमताएं उसे आसानी से हावी होने में मदद करती है। वो रॉक वॉल को अविश्वसनीय गति से चढ़ जाता है, जबकि नुआन शहर के दोनों जीनियस उसे छू भी नहीं पाते। पेड़ पर चढ़ने का इवेंट भी इसी तरह खत्म होता है। लिन जिचन फिर से पहले स्थान पर आता है। दिखाई देता है कि लिन का दोस्त रॉक क्लाइंबिंग में काफी संघर्ष करता है और आखिरी स्थान पर रहता है। फिर दूसरा हिस्सा आग जलाने का था। हमारे हीरो और दोनों नुआन शहर के जीनियस एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन लिन जिचन बहुत ज्यादा फोकस था। पैसे को लेकर वो किसी भी टेस्ट में ढील नहीं दे सकता था। वो टास्क को बहुत तेजी से शुरू करता है और मात्र 58 सेकंड में आग जलाने में कामयाब हो जाता है। वांग शुओ और लू गैंग हैरानी से देखते हैं और सोचते हैं कि वो हर चीज में इतना तेज कैसे हो सकता है। फिर वाइल्डरनेस सर्वाइवल एग्जाम का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, तैराकी। इस बार शेन किंगहान का जलवा दिखाने की बारी थी। वो अपनी नेचुरल प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए अविश्वसनीय गति से तैरती है। फिर भी वो लिन जिचन से पीछे रहती है, लेकिन दूसरी ओर वो नुआन शहर के दोनों जीनियस के अहंकार को आसानी से कुचल देती है। उनके टूटे हुए आत्मविश्वास को एक और बड़ा झटका लगता है। एग्जाम के बाद हारा हुआ वांग शुओ और लू गैंग लंबे समय तक सदमे से उबर नहीं पाते। समय बीतता है और दोपहर में मार्शल आर्ट्स का फाइनल एग्जाम शुरू होता है। टीचर याओ युआनफन घोषणा करता है कि अब उनकी प्रोग्रेस को स्पैरिंग प्रतियोगिता से टेस्ट करने का समय है। टॉप 3 को वही कैश प्राइज मिलेंगे। पूरा क्लास प्रेरित हो जाता है। वांग शुओ जियर और लू गैंग के लिए एक उम्मीद की किरण फिर से दिखाई देती है। वे अपने अंदर दोबारा आत्मविश्वास लाते हैं। वे सोचते हैं कि ये मार्शल आर्ट्स क्लास है, जहाँ शारीरिक फिटनेस और कॉम्बैट तकनीक वाकई मायने रखती है। उन्हें लगता है कि अगर लिन जिचन मार्शल आर्ट्स में कमजोर है, तो उसके बाकी स्कोर बेकार है।
स्पैरिंग से पहले टीचर सबको वार्म अप के लिए फिजिकल टेस्ट करने को कहता है, जिसमें 100 मीटर स्प्रिंट, एक हाथ से बारबेल लिफ्ट और वर्टिकल जंप को मापा जाएगा। लिन ज़िचेन अपनी ताकत को थोड़ा दबाते हुए भी शानदार प्रदर्शन करता है। वह 100 मीटर की दौड़ 7.78 सेकंड में पूरी करता है। एक हाथ से 330 किलो का बारबेल उठाता है और उसका वर्टिकल जंप 2.18 मीटर होता है, जो काफी प्रभावशाली था। इस तरह वो तीनों इवेंट्स में आसानी से पहला स्थान हासिल कर लेता है। वहीं दूसरी ओर वांग शो समझ नहीं पाता कि लिन ज़िचेन इतना तेज कैसे हो सकता है, जबकि लू गैंग हैरान है कि जो मस्कुलर नहीं दिखता वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि फिजिकल टेस्ट में फेल होने का मतलब ये नहीं कि वे स्पैरिंग में हारेंगे, क्योंकि असली कॉम्बैट में तकनीक मायने रखती है। वे खुद को समझाते हैं कि उनकी बेहतर तकनीक उन्हें श्रेष्ठ बनाती है। सभी टेस्ट के बाद सब ड्यूलिंग एरिया में स्पैरिंग मैचों के लिए पहुंचते हैं। अपने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट को पूरा करने की कोशिश में लिन ज़िचेन सबसे पहले रिंग में चढ़ जाता है, लेकिन उसके पिछले जबरदस्त रिजल्ट्स को देखते हुए कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी स्थिति देखकर टीचर दखल देता है। वह एक स्टूडेंट लियू को बुलाता है और उसे लिन ज़िचेन के साथ स्पैर करने का आदेश देता है। अगले ही पल दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। लिन ज़िचेन सिर्फ एक ही जोरदार पंच के साथ लियू को एरिना से बाहर उड़ा देता है। फिर हमें बाकी विरोधियों के साथ उसके जल्दी जल्दी फाइट करते हुए दिखाया जाता है। लिन ज़िचेन क्लास के हर मजबूत माने जाने वाले स्टूडेंट्स को उसी क्रूर दक्षता के साथ हरा देता है। ये देखकर वांग शुओजियर और लू गैंग पूरी तरह निराशा में डूब जाते हैं। वांग शुओ हैरान होकर महसूस करता है कि लिन ज़िचेन उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हर पहलू में उसे डर लगता है कि शायद फिजिकल टेस्ट में लिन ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई थी। वो सोचता है कि लिन पूरी तरह से एक मॉन्स्टर है, जिसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। उनका हौसला पूरी तरह टूट जाता है। तभी दूसरे एरिना में ह्यू अचानक प्रवेश करता है। हाँ, वहाँ 2 एरिना थे। ह्यू लू गैंग का नाम चिल्लाते हुए उसे इशारा करता है और फाइट के लिए चैलेंज करता है। लू गैंग, जो मस्कुलर है, अपनी निराशा निकालने के बारे में सोचते हुए चैलेंज को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वो सोचता है कि भले ही वो लिन ज़िचेन के खिलाफ कॉन्फिडेंट न हो, लेकिन ह्यू को तो वो जरूर कुचल सकता है। ह्यू चीखते हुए आगे दौड़ता है और तेजी से लू गैंग पर पंचों की बरसात कर देता है, जबकि लू गैंग उसके हर हमले को ढाल की तरह रोक रहा था। तभी जब ह्यू एक किक मारने जाता है, लू गैंग आसानी से उसकी किक को अपने हाथों से पकड़ लेता है और अपनी बेहतर ताकत के साथ उसे घुमाते हुए रिंग के बाहर फेंक देता है। ह्यू जोर से फर्श पर जाकर टकराता है। इस दबाव और घुमाने की वजह से ह्यू उल्टी कर देता है। जीत के साथ खड़ा लू गैंग अपने हारे हुए क्लासमेट को देखता है। तंज मारते हुए कहते हैं कि भले ही ह्यू की तकनीक शानदार हो, लेकिन पूर्ण ताकत के सामने ये सब बेकार है। अपनी जीत के बाद लू गैंग मुड़ता है और लिन ज़िचेन को अपनी ओर आते देखता है। फिर लिन ज़िचेन उसे स्पैरिंग के लिए चैलेंज करता है। अभी जीत की ताजगी और आत्मविश्वास से भरा हुआ लू गैंग मुस्कुराता है और चैलेंज स्वीकार कर लेता है। लू गैंग तुरंत आक्रामक हो जाता है और हाइपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली पंच के साथ आगे बढ़ता है। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसका आफ्टर इमेज भी बनने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लिन के पास पहुंचता है, लिन ज़िचेन बिजली की गति से हिलता है और हमले को आसानी से चकमा दे देता है। लू गैंग को कुछ समझने का मौका मिलने से पहले ही लिन ज़िचेन का एक तेज और शक्तिशाली पंच सीधे उसकी पीठ पर लगता है। एक ही वार में लू गैंग हारा हुआ रिंग से बाहर उड़ जाता है। नुआन शहर का एक मेंबर हारने के बाद बाकी स्टूडेंट्स आखिरी बचे हुए वांग शुओजियर को ताने मारने और उकसाने लगते हैं। सारे लोग उस पर चिल्लाते हैं, पूछते हुए कि क्या वो अपने गिरे हुए भाई का बदला नहीं लेगा। अब नुआन शहर की इज्जत पूरी तरह उसके कंधों पर है। क्या वो डरकर भाग जाएगा या फिर लड़ेगा? गुस्से में वांग शुओजियर छलांग लगाते हुए एरिना में प्रवेश करता है ताकि हमारे हीरो लिन ज़िचेन का सामना कर सके। लेकिन जैसे ही वो अपने जबरदस्त और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को सामने देखता है, उसे महसूस होता है कि लिन ज़िचेन एक विशाल मॉन्स्टर की तरह है और वो खुद बस एक छोटा सा चींटा। फिर भी वो अपने आप से कहता है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट जरूर दूंगा। वोंग शोयर गुस्से में चिल्लाया कि अब वो पूरा जोर लगा देगा और तेजी से लिन ज़िचेन पर हमला करने दौड़ा।
लेकिन उसका ये प्रयास बेकार साबित हुआ। लिन जिचिन ने उसके मुक्के को आराम से एक हाथ से रोक लिया और सिर्फ एक जबरदस्त प्रहार से वोंग शोयर को हवा में उल्टा उड़ा दिया। वो जोर से जमीन पर गिरा, मुंह से झाग निकालते हुए बेहोश हो गया। लिन जिचिन ने बारी बारी से पूरी क्लास के बाकी लड़कों को भी आसानी से हरा दिया। सारे लड़कों के खत्म होने के बाद उसने अपना सिस्टम चेक किया। वहाँ लिखा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट में किसी को बार बार हराने से गिनती सिर्फ एक बार ही होती है। इसका मतलब था कि अब उसकी क्लास में केवल लड़कियां ही बाकी प्रतिद्वंदी रह गई है। उसे लगा कि शायद कोई लड़की उससे लड़ना ही नहीं चाहेगी, लेकिन उसकी उम्मीद के बिल्कुल उलट लड़कियां तो उससे लड़ने को और भी ज्यादा तैयार थी। उसकी कई सहपाठी लड़कियां इकट्ठा हो गई। चेहरे लाल होकर मुस्कुराते हुए सबसे पहले चु यू तोंग ने हाथ उठाकर उसे चुनौती दी। वो फुर्ती से रिंग में कूदी और तेजी से हमला किया, लेकिन लिन जिचिन का स्तर फिर भी उससे कहीं ऊपर था। उसने बड़ी आसानी से उसके वार से बचते हुए उसे चकित कर दिया। चु यू तोंग ने उतरते हुए हैरानी जताई कि उसकी स्पीड कितनी ज्यादा है। वो थोड़ी निराश हुई कि इतने पास आने के बाद भी वो उसे छू तक नहीं सकी। चु यू तोंग की हार के बाद बाकी लड़कियां भी एक एक करके आगे बढ़ी। लिन जिचिन ने लड़कियों से लड़ते वक्त जानबूझकर अपनी ताकत को काफी कम कर दिया। उसका मकसद उन्हें चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि बस मैच जीतकर जल्दी से अचीवमेंट पूरा करना था। थोड़े ही समय में उसने क्लास की सभी लड़कियों से स्पार कर लिया। अब जबकि उसने पूरी क्लास को हरा दिया था, फिर भी उसका अचीवमेंट पूरा होने से काफी दूर था। लेकिन तभी उसका मूड बदल गया जब उनके टीचर याओ युआनफांग ने अचानक एक खुशखबरी सुनाई। उन्होंने क्लास की तारीफ की और कहा कि एक एलिट छात्र होने का मतलब है कि हमेशा अपने से मजबूत लोगों को चुनौती दो। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि एक महीने बाद उनकी क्लास का मुकाबला सेकंड ईयर की सबसे मजबूत क्लास से होगा। लिन जिचिन, जो अभी अभी विरोधियों की कमी से परेशान था, ये सुनकर बहुत खुश हुआ। क्लास खत्म होने के बाद लू गांग उसके पास आया। उसने माना कि उसने स्कूल को कम आंका था और अब से अगले 3 साल तक वो लिन जिचिन को अपना प्रतिद्वंदी मानेगा। वोंग शोयर भी उसके पास आकर बोला कि वो अपनी हार का बदला जरूर लेगा और ग्रेजुएशन से पहले अपनी बेइज्जती धो डालेगा। लेकिन लिन जिचिन उनकी बातों की परवाह किए बिना सिर्फ फायदों की गणना करने लगा। उसने हिसाब लगाया कि अब तक उसने इम्तिहान के इनामों से ही 3000 युआन से ज्यादा कमा लिया है। ये सोचकर वो उत्साहित हो गया कि अब वो और ज्यादा बीस्ट मीट खरीद सकता है। उसने मुट्ठी कस ली और नान युआन की जोड़ी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जो उसकी इस बेरुखी पर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उस रात अपने कमरे में उसने अपनी आर्थिक स्थिति पर सोचा। इनाम से मिले पैसे अच्छे थे, लेकिन बीस्ट मीट खरीदने के लिए अभी भी काफी कम थे। ज्यादा कमाई के लिए उसने अपने माता पिता के नक्शे दम पर चलते हुए वेब नावल लेखक बनने का फैसला किया और लिखना शुरू कर दिया। अपनी दिव्य बुद्धि की जड़ की वजह से लिन जिचिन की लिखाई बेहद शानदार निकली। अगले ही सुबह उसे उइवेन प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट का न्योता मिला। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया, लेकिन उसी दिन एक खबर ने उसका ध्यान खींच लिया। खबर थी कि शहर के बाहरी इलाके में बने जमे हुए मीट के गोदाम पर एक विशाल म्यूटेंट चूहे ने हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक वो चूहा 5 मीटर से भी बड़ा था और इतना ताकतवर कि उसने एक साइबॉर्ग को बीच से काट डाला। आखिरी कोशिश में उस साइबॉर्ग ने अपने अंदर छिपे ऊर्जा कोर को फोड़ दिया और खुद के साथ उस दैत्य चूहे को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। धमाका इतना बड़ा था कि पूरा इलाका हिल गया। ये पढ़कर लिन जिचिन कांप उठा। उसने उस डरावनी तस्वीर को घूरते हुए सोचा, अगर ऐसा एक चूहा सामने आया है तो पता नहीं शंघाई शहर में कितने और छिपे होंगे, और आखिर इतने बड़े जीव छुपते कहाँ होंगे। धीरे धीरे वो दिन आ गया जब उनकी क्लास का मुकाबला सेकंड ईयर की सबसे मजबूत क्लास से होना था। सारे छात्र शंघाई हाई जिम्नेजियम में इकट्ठा हुए। मैच शुरू होने से पहले टीचर याओ युआनफांग ने अपने सबसे मजबूत छात्रों को बुलाकर रणनीति समझाई। उन्होंने कहा कि हालांकि उनकी क्लास के टॉप फाइटर बहुत ताकतवर हैं, लेकिन विरोधी क्लास सामूहिक रूप से ज्यादा मजबूत है। वो शायद रक्षात्मक चाल चलेंगे और उन्हें थकाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सभी को जल्द से जल्द अपने अपने मुकाबले खत्म करने होंगे। मीटिंग खत्म होते ही लिन जिचिन सबसे पहले रिंग की ओर दौड़ पड़ा। वो नए प्रतिद्वंदियों को हराकर जल्दी से अपना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अचीवमेंट पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले लड़ने की इच्छा जताई। उसके सामने दूसरी क्लास से एक लंबी लड़की उतरी जिसके सुनहरे बाल उसकी कमर तक थे। जैसे ही उसने देखा कि उसका मुकाबला लिन जिचिन से है, उसने तुरंत अपने टीचर से शिकायत कर दी। उसने कहा कि एलिट क्लास ने तो अपने सबसे मजबूत योद्धा को पहले ही भेज दिया है,
जबकि वो खुद अपनी क्लास की सबसे कमजोर है। ये सुनकर याओ युआनफांग गुस्से से फट पड़े। वो सीधे विरोधी टीचर के पास गए, जिसे वो भाई फुन कहकर बुलाते थे, और आरोप लगाया कि उसने क्लास स्पारिंग के अनकहे नियम तोड़े हैं। नियम के अनुसार पहले कमजोर छात्रों को लड़ना चाहिए, लेकिन उसने तो अपने सबसे मजबूत को भेज दिया। विवाद बढ़ता देख याओ युआनफांग ने लिन जिचिन को तुरंत रिंग से उतरने को कहा और बोला कि उसका नंबर बाद में आएगा, पहले कमजोर छात्र लड़ेंगे। लिन जिचिन नीचे उतर आया। इसके बाद टीचर ने जोंग यी जिया की ओर इशारा किया कि वो पहले जाए, लेकिन वो अचानक घबराकर बोली कि वो तैयार नहीं है। तभी मौका पाकर शेनिंग हान आगे बढ़ी। उसने कहा कि क्योंकि वो सबसे कमजोर है, इसलिए पहले मुकाबले में वही जाएगी। शेनिंग हान घबराते हुए रिंग में चढ़ी और उस लंबी सुनहरे बालों वाली लड़की के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। खड़े उसके सहपाठी जिनमें चू रुई और ही यू भी जोर जोर से उसे हौसला देने लगे, आगे बढ़ो। लेकिन अचानक मिला ये दबाव शेनिंग हान को और भी नर्वस कर गया। मैच शुरू हुआ तो सुनहरी बालों वाली लड़की ने तुरंत एक तेज मुक्का मारा, जिसे शेनिंग हान ने किसी तरह रोक लिया। हालांकि वो काफी कमजोर थी, लेकिन उसने हार न मानने का निश्चय कर लिया। वो जानती थी कि जीतना नामुमकिन है, लेकिन उसने तय कर लिया कि जितना हो सके उतना समय टिकेगी। शेनिंग हान ने पूरी तरह रक्षात्मक रणनीति अपनाई थी, ताकि सामने वाली की ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाए। उसका ये प्लान हैरानी भरा असर दिखाने लगा। 3 मिनट बाद सुनहरे बालों वाली लड़की हाफने लगी। उसे समझ आ गया कि अगर लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो उसकी स्टैमिना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत मैच खत्म करने का सोचा और पूरी ताकत से एक आखिरी मुक्का मारा। वार सीधा लगा और शेनिंग हान जमीन पर गिर पड़ी, हार गई। जब वो मुश्किल से उठी तो उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी, लेकिन टीचर याओ युआनफांग ने उसकी तारीफ की। उन्होंने अंगूठा उठाकर कहा कि उसने शानदार प्रदर्शन किया और उसकी रक्षात्मक रणनीति बहुत समझदारी भरी थी। लिन जिचिन भी उसके पास आया और उसके सिर पर हल्के से हाथ रखकर बोला कि उसने बहुत अच्छा किया है। एक सीनियर से जिसके पास 1 साल का ज्यादा ट्रेनिंग अनुभव है, पूरे 3 मिनट टिकना बहुत बड़ी बात है। उसकी ये प्रगति काबिले तारीफ है। शेनिंग हान ये सुनकर मुस्कुरा उठी। हार के बाद एलिट क्लास की एक और लड़की रिंग में उतरी। उसके भूरे बाल थे। उसने देखा कि उसकी सीनियर अभी भी पिछली लड़ाई से थकी हुई है, तो उसने तुरंत हमला कर दिया। उसने पूरी ताकत से एक किक मारी, लेकिन अनुभवी सीनियर ने आसानी से बचकर तुरंत उसके चेहरे पर मुक्का मारा। कुछ ही पलों में भूरे बालों वाली लड़की पूरी तरह दब गई और जमीन पर पिन हो गई। दर्द से चीखते हुए उसे हार माननी पड़ी। विजेता सीनियर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने हमें कमजोर समझ लिया था? ऐसे लापरवाही से हमला करने आए। मेरे पास भले टैलेंट न हो, लेकिन याद रखना, मैं 1 साल से लगातार ट्रेनिंग कर रही हूँ। अगली बार मुझसे लड़ने आना जब 1 साल और मेहनत कर लो। चू रुई आगे आई। उसके चेहरे पर पूरा आत्मविश्वास था। उसने जोर से ऐलान किया कि वो शेनिंग हान का बदला लेगी और उस सीनियर को कुचल डालेगी। चू रुई ने कमाल दिखाया। सिर्फ एक जबरदस्त मुक्के से उसने सीनियर को हरा दिया। किनारे पर खड़ी शेनिंग हान खुशी से चिल्लाई, वाह चू रुई, तुम तो गजब हो। लिन जिचिन ने शेनिंग हान की ओर देखकर कहा, कमाल तो तुमने भी किया है। चू रुई की जीत इतनी आसान सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि तुम पहले ही उसकी स्टैमिना खत्म कर चुकी थी। ये सुनकर शेनिंग हान और भी ज्यादा खुश हो गई। 2 घंटे बाद तक स्पारिंग चलता रहा और एलिट क्लास ने स्कोर बराबर कर लिया। तभी टीचर याओ युआनफांग सेकंड ईयर के टीचर भाई फुन के पास जाकर व्यंग्य से बोले कि अब उनकी क्लास में सिर्फ 4 फाइटर बचे हैं और वो यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार शर्त वही जीतेंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपनी क्लास की ओर मुड़कर चेतावनी दी कि जीत के नशे में ढील न दे। असली ताकत तो उनकी क्लास के 4 टॉप फाइटर में है। असली मुकाबला तो अब शुरू हो रहा है। टीचर के आदेश पर अगला नंबर ही यू का था। उसने अपने हाथों की उंगलियां चटकाई और दृढ़ नजर से रिंग में कदम रखा। जमीन पर जोर से पाव मारते हुए उसने नाटकीय अंदाज में लड़ाई की पोज बनाई और अपने सीनियर से पूछा, क्या तुम तैयार हो? उसका सीनियर भूरे बालों वाला लड़का मुस्कुराते हुए बोला, इतना बचकाना और ओवर ड्रामेटिक मत बनो। ये सुनकर ही यू चिढ़ गया। उसने बिना समय गवाए तेजी से किक मारी और सीनियर सीधा जमीन पर गिर पड़ा। हारे हुए प्रतिद्वंदी को देखकर ह्यू उसका मजाक उड़ाता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि इतनी घटिया ताकत के साथ भी उसे अकड़ने का हौसला कहाँ से मिला, और उसे कचरा कहकर हंसता है। अचानक बैंगनी रंग के बालों वाला एक और ज्यादा ताकतवर सीनियर रिंग में आ जाता है। वो गुस्से से ह्यू को घूरता है और कहता है कि इतनी घमंड भरी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई। वो बिना वक्त गवाए जोरदार मुक्का मारने के लिए झपटता है। कसम खाता है कि इस जूनियर को असली लड़ाई का मजा चखाएगा। लेकिन उसके हैरान होने की बारी आती है, क्योंकि ह्यू बिजली जैसी तेजी से बच जाता है।
फिर हियू पलटकर इतनी ताकत से लात मारता है कि सीनियर सीधा उड़कर बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हियू की ये शानदार जीत देखकर चुरुई और शेनिंग हान खुशी से चिल्ला उठते हैं और उसे हौसला देते हैं। अब हियू जोश में आकर लगातार कई लड़ाकों को हराना शुरू कर देता है। 5 लोगों को लगातार हराने के बाद वो थक कर हाफने लगता है, मगर फिर भी अकड़ दिखाते हुए चिल्लाता है और भेजो। हालांकि साफ नजर आ रहा है कि अब उसकी जान निकल रही है। आखिरकार छठे प्रतिद्वंदी के हाथों वो हार जाता है। हियू के बाहर होते ही एलिट क्लास की हालत खराब हो जाती है। अब उनके पास सिर्फ 3 खिलाड़ी बचे हैं। दूसरी साल की क्लास के पास अभी भी 13 लोग बाकी हैं। हियू के बाद वोंग शोयर की बारी आती है। वो पूरी ताकत झोंक देता है और गजब का सिलसिला शुरू करता है। गुस्से से भरे मुक्कों और लातों की बौछार से अकेले ही 10 विरोधियों को गिरा देता है, मगर लंबी लड़ाई का असर होता है। 11वें मैच में उसकी सांसें जवाब दे जाती है और वो हार जाता है। अब लियू गांग मैदान में उतरता है। वो 10 मिनट से भी कम समय में सामने वाली टीम के 2 सबसे ताकतवर लड़ाकों को हरा देता है। अब विरोधियों के पास सिर्फ एक खिलाड़ी बचता है। तभी टीचर याओ यानफुंग ताने मारते हुए कहता है कि अब तो ब्रदर फुन, दूसरे साल का टीचर, हार मान ही ले। लेकिन ब्रदर फुन मुस्कुराता है और कहता है, अभी तो मेरा आखिरी खिलाड़ी बाकी है। वो अपने अंतिम छात्र वोंग जिन्ही को बुलाता है। रिंग में एक नया चेहरा आता है, एक बेहद मोटा और विशालकाय छात्र। उसका शरीर इतना बड़ा है कि वो लियू गांग पर छा जाता है। लियू गांग उसे देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे ये तो बस थोड़ा ज्यादा मोटा है, इतना क्या खौफनाक दिख रहा है। वो बिना डरे सीधे उस पर हमला कर देता है। जोरदार मुक्का उसके पेट पर मारता है, मगर चौंक जाता है, मानो उसने रबर पर मुक्का मारा हो। वो फिर कई मुक्कों की बरसात करता है, लेकिन सब वार बेअसर हो जाते हैं। जिन्ही का मोटा शरीर सब कुछ सोख लेता है। कुछ ही देर में लियू गांग थककर हाफने लगता है और समझ जाता है कि उसके हमले बेकार है। जिन्ही अब भी अपनी जगह खड़ा है, बिना हिले। वो नीचे झुककर शांति से पूछता है, हो गया, अब मेरी बारी है। इससे पहले कि लियू गांग संभल पाए, वोंग जिन्ही उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एक झटके में उसे रिंग से बाहर फेंक देता है। एलिट क्लास अब अपने आखिरी खिलाड़ी पर रह जाती है। इतनी ताकत देखकर टीचर याओ यानफुंग दंग रह जाता है और कहता है, मुझे तो याद ही नहीं कि दूसरे साल में इतना ताकतवर छात्र है। ब्रदर फुन हंसते हुए बताता है, ये वोंग जिन्ही नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, इस सेमेस्टर ही आया है। फिर घमंड से याद दिलाता है, अब तो शर्त याद है ना, तुम्हें पूरी हमारी क्लास को खाना खिलाना पड़ेगा। याओ गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। उसके मन में डर है कि शायद लिन जिचिन भी इस राक्षस को न हरा पाए। फिर भी वो अपने आखिरी छात्र को हिम्मत देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, कोई बात नहीं बेटा, जीत हार की फिक्र मत कर, बस अपना बेस्ट देना। लिन जिचिन बस मुस्कुराता है और आत्मविश्वास से कहता है, मैं जीतूंगा। उसकी ये बात सुनकर टीचर चुप हो जाता है। रिंग में कदम रखते ही वोंग जिन्ही उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, क्या यही तुम्हारी क्लास का आखिरी इक्का है? दिखने में तो बड़ा कमजोर लग रहा है। बाहर से शेनिंग हान, चुरुई और बाकी लड़कियां वोंग जिन्ही पर चिल्लाकर ताने कसती है, ओ मोटू घमंडी, अब देख लिन तुझे सबक सिखाएगा। मरे हुए स्वर वोंग जिन्ही लड़कियों के तानों से चिढ़कर कहता है, ठीक है, मैं तुझे एक फायदा दूंगा, मैं बिल्कुल हिलेगा नहीं। तू मुझे 10 बार फ्री में कर सकता है, ताकि बाद में तू और तेरी छोटी छोटी फैन गर्ल्स ये ना कहें कि मैं बस एक छोटे लड़के को दबा रहा था। लिन जिचिन खुशी से उसका ऑफर मान लेता है। वोंग जिन्ही कहता है, पूरा दम लगा कर आओ। जरा भी देर किए बिना लिन जिचिन अपनी पूरी ताकत झोंककर सीधा एक ही मुक्का उसके भारी भरकम पेट पर मारता है। उस एक वार की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि वोंग जिन्ही आसमान में घूमता हुआ सीधा जमीन पर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। पूरा मैदान एक पल के लिए सन्नाटे में जम जाता है। फिर अचानक एलिट क्लास खुशी से चीख चीख कर झूम उठती है। कुछ देर बाद वोंग जिन्ही धीरे धीरे होश में आता है। उसका सिर घूम रहा होता है। वो धीरे से कहता है, मैं हार गया, ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह असंभव चीज है। क्या वो पिड्डसी चींटी ने सच में एक हाथी को पटक दिया? अगला भाग जल्दी ही आएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाइप बनाए रखो। बाय।